और इन सारी चीजों के पीछे जो है कि पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है और मैं इस वक्त मुंबई में रहता हूं। और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से जो है कि मैं आता हूं, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। तो मैं आप लोगों को जो कुछ भी शेयर करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लाइफ के अलग अलग लैडर से जो है कि यहाँ अटेंड कर रहे होंगे और बहुत सफल होंगे जिंदगी में। और आज जब मैं अपनी बातें जब मैं शेयर कर रहा हूं तो मेरा पर्पस आप लोगों को सिखाना तो एकदम नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कि मैं आपको सिखाऊं ऐसा। लेकिन हाँ, मैं कुछ अपनी ऐसी बातें जो मैं शेयर करूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में फील किया, महसूस किया, मैंने किया, शायद उसमें आपको कोई चीज सीखने जैसा मिल जाए तो आप उसे ले सकते हैं। तो मैं जो है कि आप लोगों के बीच अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी शेयर करूंगा और मैं कैसे यहां तक पहुंचा इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं फ्रेंड्स, मैं आप ही को एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक होप देना चाहता हूं, एक उम्मीद देना चाहता हूं कि प्रेमराज जायसवाल अगर इस बिजनेस में अगर सफल हो सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी जो है कि सफल हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और आप जब एंड होगा सेशन तो आप ये समझ पाओगे कि वाकई अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। पहली चीज, मैं जब इस बिजनेस में जब आया था, तो अगर मैं बात करूं तो मेरा क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, और ना ही मेरा कोई रिच बैकग्राउंड है, और ना ही मेरे पास बहुत पैसे थे। मैं बहुत मालदार फैमिली से नहीं आता हूं, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश या बहुत सारी चीजें ऐसा बोलने में मुझे नहीं आता। फिर भी जो है कि मैं सफल हूं। तो मैं आप लोगों को यही चीज कहता हूं कि यही चीज आज अगर मैं सफल हूं तो आप भी सफल हो सकते हो। यही उम्मीद, यही होप आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ दे पाए किसी को तो वो सबसे बड़ी चीज है, वो है होप, उम्मीद। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक पेशेंट है, अगर पेशेंट को लेके जाता है कोई व्यक्ति, घर के सारे लोग लेके जा रहे हैं और पेशेंट जो है कि एकदम एकदम बहुत बुरी कंडीशन में है, जैसे हॉस्पिटल के गेट पे जाता है और डॉक्टर कहता है, अरे इसको लेके आए हो, ये तो मरने के कगार पे है, इसका मतलब बेकार है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है इसकी, क्यों लेके आए हो। सोचो कि उस वक्त वो पेशेंट जिंदा हो और अगर ये बातें वो सुनेगा तो उसकी हालत क्या होगी। वो तो बिना डॉक्टर के पास अंदर हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर जाएगा, राइट। लेकिन वहीं पे एक दूसरा दूसरा डॉक्टर कहता है, क्या सही टाइम पे आप लेके आए हो। और वो पेशेंट के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम यहां से जब आ गए हो तो यहां से तुम हेल्दी और फिट एंड परफेक्ट होके जो है कि आप रिटर्न जाओगे अपने घर। सोचो, दवाएं बाद में काम करेगी, इंजेक्शन बाद में काम करेगा, लेकिन उसके शरीर का अंदर का जो फीलिंग है, जो केमिकल रिएक्शंस है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो दवाएं बहुत ज्यादा काम करेगी और उसकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आएगा। तो फ्रेंड्स, वही होप जो है कि मैं आपको देना चाहता हूं कि जहां पर मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी फिर भी जो है कि मैं सफल हो पाया। तो मैं अपनी जर्नी अगर आपको शुरुआत करूं तो मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आता हूं। बहुत सारे क्लास होते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर क्लास। जो सबसे नीचे वाला लेटा हुआ जो क्लास होता है ना, मैं वहां से आता हूँ, जहां पे कुछ भी नहीं था मेरे पास, समझो तो। और मैं बात करूं तो मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं और अपनी जिंदगी में बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे सपने थे और बहुत स्ट्रगल था। जब मैं अपने गांव में रहता था तो मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत स्ट्रगल देखता था और बहुत सारे सपने थे। कई बार जो है कि पढ़ने के लिए भी प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं थे, कपड़े के लिए भी ज्यादा नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जो है कि मुंबई में रहते थे और एक एक कंपनी में काम करते थे। एक डाइंग कंपनी थी, वहां पे सुपरवाइजर थे वो। और मैं हमेशा उनको कहता था, उस वक्त तो एक जमाना था, लेटर वाला जमाना था, फोन वाला तो था नहीं। तो लेटर पे लिखता था, पिताजी मुझे आने का मौका दो, पिताजी मुझे आने का मौका दो। और मेरे पिताजी बार बार कहते थे, तुम अगर आ गए तो मैं मुंबई में 2,500 रुपए की नौकरी करता हूँ, 2,500, 2,500 रुपए की नौकरी करता हूँ बेटा, मैं खुद खाऊंगा या तुमको उसमें खिलाऊंगा, तो तुम आना नहीं। और मैं हमेशा जो है कि अपने मन को मार लेता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं जब मुंबई जाऊंगा ना तो ही कुछ सफलता मिलेगी, कहीं तो कुछ होगा, कुछ बेहतर हो पाएगा जिंदगी में। और एक दिन जो है ना कि माइंड थोड़ा सा खटक गया और ड्रीमर्स तो था ही मैं कि यार एक चीज देखो, आज तक जितने भी सफल लोगों को आप देखोगे उनके अंदर एक चीज तो जरूर रही है कि वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, पैशन था। तो इस तरह की चीजें मुझ में भी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करें। और एक दिन अपने पिताजी की मर्जी के बगैर मैंने ट्रेन पकड़ी, चालू डब्बे में धक्के मुक्के खाते हुए मैं मुंबई पहुंचा। जब मैं मुंबई पहुंचा, 2001 की मैं बात कर रहा हूं, और जब मैं मुंबई पहुंचा तो सुबह का टाइम था। जब मैं अपने घर पहुंचा, अपने पिताजी के यहाँ जहां रहते थे,
जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पिताजी ने दरवाजा ऐसे खोला। स्लम एरिया में रहते थे, झोपड़पट्टी में। लोकेशन था चेंबूर, नगर का नाम था सुस्वागतम नगर में, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे को देखने के बाद उनको ये हैप्पीनेस नहीं थी, उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी कि मेरा बेटा इतने जर्नी करके पहली बार अकेले आया है। उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, मैं देख पा रहा था। उनको दुख था कि बिना मेरे मना करने के बावजूद ये मेरा चला है, मेरा बेटा मेरा मानने वाला नहीं है। तो ऐसा उनको अंदर अंदर खुन्नस थी थोड़ी सी, और मैं उनके चेहरे पे भाप सकता था। मुझे याद है, मुझे भी बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने पिताजी को उस दिन वचन दिया। मैंने कहा, पिताजी, वो जो चौखट होती ना दहलीज पार करने से पहले, मैंने उनको वचन दिया, पिताजी आप चिंता मत करो, आपको इसी बात का डर है ना कि अब मैं कैसे खाना, मेरा खाने का जुगाड़ क्या होगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा और इसका कहीं मैं बोझ न बन जाऊं, इसी बात की आपको फिक्र है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने पढ़ने का ना ही मैं अपने खर्चे का आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। ये सारा जुगाड़, सारी चीजें जो है कि मैं खुद करूंगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। तो मैं तो चला, घर में तो चला गया, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, दिन भर बेचैन रहता था। और अब जर्नी शुरुआत हुई, मैं अपना सर्टिफिकेट जो है कि लेकर अपने गांव से भाग कर आया था, और बहुत लेट आया था, सितंबर का महीना था। और जब मैं आया था तो चारों तरफ अगस्त या सितंबर का महीना था, और उस टाइम जो है कि मैं लगा अपना एडमिशन कराने के लिए मुंबई के बहुत सारे कॉलेज में मैं गया। जब मैं कॉलेज में जब जा रहा था तो कहीं, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, और मैं पिताजी से कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद ही मजबूर था। तो मैं करीब 17 कॉलेज जो है कि मैं मुंबई में गया अपना एडमिशन कराने के लिए, लेकिन एक भी कलमुए को मेरे ऊपर दया नहीं आई, एक भी बंदे ने मेरे को हाँ नहीं बोला कि तेरा एडमिशन हो जाएगा। बहुत ऐसा लगता था कि एक साल फिर बीत जाएगा, पता नहीं फिर जिंदगी का क्या होगा। और उसी दरमियान जो है कि मैं एक और कॉलेज में जब मैं गया तो प्राइवेट कॉलेज था, और वहां का प्रिंसिपल ने कहा कि तेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने कहा वाह, मुझे तो मन में ऐसा लगा वाह, एक जगह तो बोल दिया बंदे ने कि एडमिशन हो जाएगा। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था, मैं कितना हैप्पी था कि चलो अपना एक साल बच गया। मैंने कहा यस सर, तो फिर कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तुमको डोनेशन देना पड़ेगा 25,000 रुपया। माय गॉड, ऐसा लगा जैसे किसी ने थाली का परोसा हुआ खाना ऐसा रखा, और जैसे निवाला हाथ उठाने को गए, छीन लिया। होप टूट गया, ऐसा लगा कहां से 25,000 रुपया, सर 25,000 रुपया मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पॉसिबल नहीं। वो तो उसने मुझे डांट कर भगा दिया। मुझे मजबूरन जो है कि हटना पड़ा, वहां से जाना पड़ा, लेकिन मैं 2 दिन 3 दिन परेशान था। एक दिन जो है कि मैं रोड पे टहल रहा था, उसी टाइम मैंने देखा उसकी कार, होंडा सिटी कार से चलता था मेरा प्रिंसिपल। मैंने कहा, एक दिन मन में ठान लिया कि अगर आपने, अभी तक तो किसी ने हाँ बोला नहीं था, इस प्रिंसिपल ने अगर हाँ बोला है तो एडमिशन तो मेरा इसी कॉलेज में होगा। पता नहीं कहां से ये फीलिंग आती थी, कहां से क्या होता था, लेकिन ये था। मैंने जैसे उसकी गाड़ी देखी, मेरे मन में आया, उसकी गाड़ी के सामने जाके सीधे खड़े हो गया। और गाड़ी के सामने खड़ा हो गया तो मैं उसको कहने लगा, सर मेरा एडमिशन करा लो सर। मैं उसकी गाड़ी पहचानता था, एडमिशन करा लो सर। तो वो जो है मेरी बात ही नहीं सुनता था, अनसुना कर देता था। वो बोलता था गाड़ी के सामने से हट। और आप सोचो कि आपकी गाड़ी के सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो मन में कितनी अच्छे अच्छे प्रवचन चलते होंगे ना, कितने अच्छे अच्छे श्लोक चलते होंगे, आप समझ सकते होंगे कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलता होगा मुझे। वो एक बार में माना नहीं, मुझे हटना पड़ा। मुझे दूसरी बार उसके गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, तीसरी बार भी दिखाई दिया तो खड़ा हुआ था, चौथी बार भी खड़ा हुआ तो दिखाई दिया था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं डरता था। पांचवी बार भी खड़ा हुआ, मेरे प्रिंसिपल ने ना हाँ नहीं बोला। छठवीं बार लास्ट टाइम जो है कि मैंने बोला, एक जगह मैंने देखा कि उसकी गाड़ी एक बड़े से सिग्नल पे खड़ी है। अमर महल जो है कि बहुत सारे लोग मुंबई में जानते हैं, वो ऐसा सिग्नल है जहां पे लंबी लाइन लगती है। और मुझे पता था उसकी गाड़ी के सामने 50-60 गाड़ियां खड़ी थी और सिग्नल लगा हुआ था। मुझे लगा था कि अब यहाँ पे प्रेशर बहुत अच्छा काम करेगा, अब गाड़ी के सामने खड़ा हो जाऊंगा। और अब देखता हूँ ये कैसे नहीं हाँ बोलता है, पता नहीं क्या एटीट्यूड था मेरा, मालूम नहीं, बट ये था। जब मैं उसके गाड़ी के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, कांच नीचे किया और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा। मैंने कहा, सर मेरा एडमिशन करा लो, मैं बोल तो रहा हूँ, और आज अगर एडमिशन नहीं करने के लिए हाँ बोलोगे तो मेरे ऊपर से लेके जाओ, या तो एडमिशन करने के लिए हाँ बोलो। वो बहुत उस वक्त जब उतने गुस्से में नहीं था, उसने बुलाया, कांच और नीचे क्या बुलाया, कहा कि इधर आ। पहली बार मैं देख रहा हूं कोई बंदा पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन कराने के लिए गाड़ी के सामने इतनी बार खड़ा हो रहा है यार। तो एक काम कर, मैनेजर तू आ जा, ऑफिस में आ जा, कल तेरा एडमिशन करा देंगे। मैं जब उसके ऑफिस जब गया, उसने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, यार ये बंदे का एडमिशन करा लो। और उसने कहा कि इससे कुछ भी लेना मत, एडमिशन के नाम पे कुछ मत लेना। ये पता नहीं, फिर मैं उनसे बोला, तेरा एडमिशन हो गया ना, अब तो खुश है। मैंने कहा, सर अभी आप देख लो, अभी पढ़ाई करने के लिए अभी आगे क्या क्या लगेगा मेरे को क्या मालूम।
बोला यार ये तो और टेंशन है, अगली बार किताब के लिए भी लाइन लगा देगा मेरे गाड़ी के सामने। इससे अच्छा है कि सारा कुछ जो है जुगाड़ कर दिया जाए इसका। और उसी जगह पर उसने मैनेजर को बोला यहां तक इसकी किताबें पेन जो भी लगता है ना सब मैनेजमेंट अकाउंट में डाल दो, लेकिन सारी चीजें इसे दे दो, इसे पढ़ने दो। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा एडमिशन हो पाया। जानते हो क्यों? क्या ऐसा कारण था कि मैं एक अनजान शहर में जिसे कहीं नहीं जानता था, वहां जो है कि मैं क्यों कर पाया एडमिशन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी वो थी जिद। जिंदगी में बहुत सारे लोग जो है कि सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जिद नहीं होती कि उसी से स्ट्रगल करें, लड़ाई करें, फाइट करें। और जो लोग जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, राइट? और हमेशा फेल होते हैं, बट अपने जिद को कभी नहीं छोड़ते। जितने भी सफलता के लोग, जितने भी लोग हैं, अगर किसी के पास भी देखा जाए उनके अंदर जिद थी, पागलपन था। आज हम देखते हैं कि आज क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर, क्या था उनके पास? जिद और पागलपन। जब रात के लोग सोते थे तो प्रैक्टिस करते थे, राइट? महेंद्र सिंह धोनी, एक टिकट कलेक्टर जो है बंदा, आज कहां है? आज कई हजार लोगों की दिलों की धड़कन बन के हैं। आज जिद है तो कोई भी इंसान कहां था वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो जाना कहां चाहता, उसके अंदर पैशन क्या है, जुनून क्या है। नरेंद्र मोदी जी बेस्ट एग्जाम्पल। कहां था उनका करियर, कहां से शुरू किया था और कहां आज हैं वो, राइट? तो फ्रेंड्स, जिद के कारण ये चीज हुई। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, इससे भी एक मेरी स्टोरी में एक सबक है कि जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले जिद्दी बनो, जिद करना सीखना है। और फिर जो है कि मैं एडमिशन तो करा लिया था, एक तो मैंने मंजिल हासिल कर लिया, एडमिशन करा लिया। अब दूसरा था खाने का जुगाड़ करना। अब खाने के लिए अब ये चीज था कि मैं करूं क्या? तो उसी टाइम एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी मेरे कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पे एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी। मैं गया वहां पे, मैंने वहां से पूछा कैसे बेचूंगा। उसने कहा डब्बे ले लो। डब्बे लेने के लिए मेरा पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी से उधार लिया, कर्जे लिए, 450 रुपये, 2 डब्बे लिए आइसक्रीम बेचने के लिए। आइसक्रीम बेचने के लिए मैंने उस टाइम में 2 डब्बे लिए, और 2 डब्बे लेने के बाद मैंने घंटी ली और उस आइसक्रीम को उस डब्बे में भरता था और लोगों को आइसक्रीम बेचा करता था। आइसक्रीम इसलिए बेचता था क्योंकि मेरे पास दिन भर का कोई काम करने को था नहीं, क्योंकि कॉलेज पढ़ना था। और रात जब शाम के 5:30 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था, मैं अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में जाता था, आइसक्रीम भरता था और अपने पूरे मार्केट में, जहां पर भी चेंबूर में पूरा इलाका है, मार्केट में 11 बजे तक जो है कि मैं मार्केट में आइसक्रीम बेचता था और फिर आइसक्रीम बेच के आता था। आइसक्रीम का ओनर हमेशा कहता था कि एक ही आदमी है जो कि सबसे लेट आता है, वो प्रेमराज जायसवाल, राइट? वहां पे भी मेरा नाम फेमस हुआ कि एक बंदा जो पढ़ता है और 11 साढ़े 11 बजे तक आइसक्रीम बेच के आता, पता नहीं कहां जाता, क्या करता मालूम नहीं, लेकिन आइसक्रीम बेच के पूरा आता है। सैटरडे संडे में जो है कि मैं खूब आइसक्रीम बेचता था कि छुट्टी का टाइम होता था, राइट? बहुत सारे लोग जब अपने कॉलेज और स्कूल में जिन लड़के लड़कियों के साथ जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ, लोग जब उतरते तो बड़े मस्ती करते उतरते थे। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 5वें फ्लोर पे मेरा क्लास था। जब नीचे उतरते बड़े मस्ती करते उतरते थे। मैं स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में उतरता था, भागता था, आइसक्रीम फैक्ट्री पे जाता था, डब्बे भरता था और अपने ही कॉलेज के गेट पर मैंने लोगों को आइसक्रीम खिलाई है। जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे, जो लड़कियां पढ़ते थे, वो लोग, और वो कहते थे प्रेम तुमको शर्म नहीं आती, तुम आइसक्रीम बेचते हो? मैंने कहता था क्या करूं, चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना, आइसक्रीम ही तो बेच रहा हूं, राइट? और आज देखिए कि आज समझने वाली बात, आज इतने साल जब बीत गए तो मैं देख रहा हूं कि वही सारे लोग जो बड़े वीआईपी घर के थे और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, आज सभी लोग कहीं ना कहीं नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए त्राही त्राही मची हुई है। और वही आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आज जो है कि सफल है, रिटायर्ड है, आजाद है, जो चीज सपने देखा करता था उसे हासिल कर चुका है। ये फर्क है। अगर हमने अपनी जिंदगी में, अपने सक्सेस की जर्नी में जो करना पड़े, ईमानदारी से, लगन से, पैशन से, तो कभी भी उसे पीछे नहीं हटना है। तो इन एवरी सिचुएशन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो है कि गॉड की प्लानिंग है। और मैं बहुत अच्छी तरह से, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हिंदी मीडियम से था और यहाँ सीधे आते इंग्लिश मीडियम में मेरा पाला पड़ा था। बहुत सारी चीजें बाउंसर जाती थी, आंसर याद भी रहता था तो दे नहीं पाता था, क्योंकि पता नहीं क्या आंसर दूं, बोले ही नहीं आता था। इतनी तकलीफें थी और क्या करता, ऐसा ही करते हुए 12वीं फेल मैं हो गया। सोचिए तो सही, कितनी मुश्किल से मैंने एडमिशन कराया था और 12वीं फेल होना, माय गॉड, मेरे लिए बड़ा दुख लगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा भगवान की कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है, कुछ ना कुछ तो है। और आज मैं सच में कहता हूं, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है 12वीं फेल कर दिया। अगर नहीं फेल करता तो आज नौकरी कर रहा होता। यस सर, नो सर, दुख दर्द लेकर जो है कि जाता, राइट? ऑफिस जाता, बॉस की गरम गरम गालियां खाता, बीवी की गरम गरम रोटियां खाने को नहीं मिलती। थैंक यू गॉड, अच्छा किया 12वीं फेल कर दिया।
जिंदगी में जब भी कोई चीज असफलता आपके हाथ लगे, उस वक्त के लिए दर्द होता है, लेकिन जब आप कुछ साल बीत जाते हैं तो अपने वो जो स्पॉट्स हैं, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि वही स्पॉट आपको सफलता तक लेके गए। थैंक यू गॉड। तो इसीलिए जो है कि मैं वहां 12वीं फेल होने के बावजूद जो है कि अब शुरुआत हुई मेरी जर्नी काम करने की, और मैं काम करने के लिए लगा तो बैंकिंग में लगा, पेपर लाने ले जाने का काम मुझे मिला, और मैं वहां पे पेपर लाने ले जाने का काम भी बहुत जबरदस्त तरीके से करता था। अगर कोई 15 जगह विजिट करे तो मैं 25 जगह जाकर विजिट करता था, भागता था खूब आंधी तूफान की तरह। तो इसीलिए जो मेरा मैनेजर था, बड़ा यार तू बड़ी मेहनत करता है प्रेम, एक काम कर, तू ना एक सर्टिफिकेशन पास कर ले फाइनेंशियल मार्केट में, मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा। मैंने कहा क्या बात है सर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, अब इससे अच्छा बेहतरीन क्या मौका हो सकता था। मैंने कहा बताइए सर। उसने कहा एक सर्टिफिकेशन पास करने के लिए, और मैंने कहा सर मैं 12वीं फेल हूं। उन्होंने कहा यार तू 12वीं फेल रहे तो भी चलेगा, लेकिन तू सर्टिफिकेशन पास कर ले, जुगाड़ मैं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते कि सर आप बोलते 12वीं फेल हो, बैंक में कैसे आ गए? जुगाड़ में। जुगाड़ बहुत सारे चलते थे, अभी नहीं चलते हैं, उस टाइम बहुत जुगाड़ थे। तो जुगाड़ में मैं बन गया असिस्टेंट मैनेजर। वाह, जब लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे क्या हो भाई तुम बैंक में, तो मैं असिस्टेंट नहीं बोलता था, मैं बोलता था मैं मैनेजर हूं, मैनेजर। बड़ा अच्छा लगता था बोलने में, राइट। क्या गजब की फीलिंग थी। वहां से फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, इसके बाद बढ़ते गए, और एक टाइम आया जहां पे अच्छी सैलरी हो गई, अच्छा लाइफ होने लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सन 2009 और 10 के दरमियान मार्केट क्रैश हुआ था, उसकी वजह से एक मंदी का दौर आया, और उस टाइम जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नौकरी पे जो है कि तलवार लटक रही थी, कब गई नौकरी, कब गई नौकरी, ऐसा सोच रहा था। अब क्या करें, अगर नौकरी चली गई तो कोई पूछेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग लेगा, तो क्या करूंगा, नौकरी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, इतने सारे टेंशन। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट के 27 एग्जाम होते हैं, उसमें से 19 एग्जाम मैंने पास किए। फाइनेंशियल मार्केट, एनएससी, बीएससी, जो लोग स्टॉक मार्केट का ताल्लुकात रखते हैं उनको पता है। तो इतने सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद तो ये तो कंफर्म था कि शकल देख के नहीं, वो सर्टिफिकेशन देख के ही को रख लेगा मुझे, लेकिन फिर भी डर लगता था। लगने लगा कि जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, और उसी तलाश में मैं कुछ तलाश करने लगा कि कल के दिन मुझे कुछ अगर हो जाए, मेरा अगर नौकरी नहीं रहे तो मेरी फैमिली को कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घर का होल एंड सोल मैं ही था। मैंने घर की जिम्मेदारियां मुझे मेरे माँ बाप ने दी नहीं, मैंने जिम्मेदारियों को ली। जो सफल होते हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग जिम्मेदारियां लेते हैं, किसी के देने का इंतजार नहीं करते। हमने जिम्मेदारियां ली, अपने घर का बड़ा लड़का था मैं, तो वहां पे ये सारी चीजें करने के साथ साथ जब लॉट्स ऑफ एफर्ट जब मैं लगा रहा था अपने नौकरी में, जब पैशन जुनून के साथ जब मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो सफलता मुझे नहीं मिल रही है नौकरी में। और जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के जब मैंने सर्च करना शुरुआत किया, तो मैं यही सर्च कर रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए। दूसरा, मेरे फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम में काम करने का मौका मिल जाए। तीसरा, मेरा कोई बॉस नहीं हो, यही सोचता था। और यही सोच लेकर जो है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ मेरा रुख हुआ। मैंने बहुत स्टडी किया, दुनिया की बहुत जानी मानी कंपनी के बारे में मुझे पता चला। क्यों? क्योंकि जानी मानी थी, हम बोले बेस्ट द बेस्ट काम करेंगे। हमने शुरुआत कर दिया और बहुत जुनून के साथ काम किया भाई साहब। और इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगा जैसे बैल से दूध निकालने का काम कर रहे हैं। अपने को लग रहा था लोखंड के चने चबा रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे थे, ऐसे वो जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा था, तकलीफें बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल के दिन कब खत्म होंगे। और बहुत सारा जो है कि काम करने के बाद स्ट्रगल कर रहा था, नौकरी चल रही थी और बहुत असमंजस में था कि क्या होगी, लाइफ कैसे होगा। और इसी टाइम 2015 में जो है कि मुझे वेस्टीज कंपनी के बारे में नाम पता चला। मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं नाम पहले सुना भी होगा, लेकिन पहली बार नाम सुना, पता नहीं कैसे दिमाग में आया, मैं सुना और मुझे जो है कि इसके बारे में जानने का मौका मिला। और 3 महीने की जो है कि मैंने इसको स्टडी किया। 3 महीने इसको स्टडी किया कि वाकई ये कंपनी में, प्रोडक्ट में, मैनेजमेंट में, सब में दम है कि नहीं। अपने में दम था या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन ये मैं जरूर सोच रहा था कि कहीं फिर से वो कहते ना दूध का जला हुआ छाछ फूक के पीता है, तो मैंने भी छाछ फूक छाछ नहीं, ये दूध ही था, लेकिन मैं फूक फूक के पी रहा था। बहुत तकलीफ थी मेरे लाइफ में वो सब। तो मैंने शुरुआत किया सन 2015 में, 5 मई को अपना काम करना शुरुआत किया वेस्टीज में। एक ही पैशन था, जिस दिन 50,000 आ गया ना, उस दिन जो नौकरी गई तेल लेने, नौकरी छोड़ दूंगा मैं। और वो पैशन लेके मैं पहले भी काम करता था, 50,000 न जाए नौकरी छोड़े। अब मैं लगा, जब शुरुआत मैंने की तो मुझे लगा सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग परफेक्ट है, सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। मैंने शुरुआत किया, पहले महीने ही जब मैंने शुरुआत किया,
मेरे जो अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो बेचारे 9 महीने से यहाँ थे मुंबई में, रोज रोज अप्रोच करें, रोज रोज अप्रोच करें, रोज रोज पावर जगाएं। लेकिन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उसके 1 हफ्ते बाद चले गए केरला। कहां चले गए? केरला चले गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं तो हमारा अपलाइन हमारे साथ जो गोदी में लेके ऐसा खिलाना चाहिए, हर जगह पे आना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे जब शुरुआत की पैसा चले गए, और सबसे बड़ी विडंबना ये कि मेरे अपलाइन को अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना नहीं है। वो अंग्रेजी में बोले, मैं हिंदी में हाँ हाँ यस सर या यही बात करते थे। अरे इसके बावजूद भी मेरे मन में एक डिसीजन था कि करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जिंदगी में जो इंसान के पास पर्पस है काम करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, डेडिकेशन है, ड्रीम है, पैशन है, उसके लिए कोई सिचुएशन मायने नहीं रखती, उसका सबका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। तो मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, प्लान को पता ही नहीं था प्लान क्या है, और मैं जो है कि जाने लगा। मैंने ओनरशिप ली, थैंक यू गॉड। मेरा प्लान उस वक्त नहीं थे, ओनरशिप, मालिकाना हक जो बोलते ना, मैंने ली और वहां से काम करना शुरुआत किया। एक एक दिन जब मैं ऑफिस में जाता था और ऑफिस में मैं देखता था सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ गड़बड़ कर कुछ कर रहे हैं, मुझे भी लगता था, मैं बैठकर बड़े ध्यान से, बड़े प्रोस्पेक्टिव नजर से देखता था, मैं सवाल पूछता था, लोग बताते थे, पता नहीं कितने कितने सिस्टम बताते थे, मैं सीखता था। 5-6 दिन सीखा, उसके बाद अपना प्लान डिजाइन किया, ये यार ऐसे काम करना चाहिए, राइट। और वो जो टेबल पर रोज बैठते थे, उसके बाद मैंने काम करना शुरुआत किया। मात्र 25 दिन के दरमियान, 22 से 25 दिन के दरमियान मैं बना फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बना। और इसके बाद जो है कि पैसे जो आए, मजा आ गया। अरे उतनी सैलरी में तो कभी इंक्रीमेंट का भी सोचा नहीं था मैं। पैसा आया 20,000 रुपया पर मंथ, कितना मजा है मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, वो पहला वो टाइम शुरुआत, उसके बाद शुरुआत हुआ मैसिव एक्शन की तरफ। जब मैं बात करता हूं तो मैं किसी को छोड़ा नहीं, मैं सबसे जाके मिलना शुरुआत किया, सबसे बात करना शुरुआत किया। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग आपके साथ होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, टीम में आना चाहिए, सफल हो जाएंगे। ऐसा भगवान करे हो जाए, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, अब कभी भी कोई बिजनेस अगर हम करते हैं दोस्तों, तो एक ही जन को लगता है ना कि सबसे पहले किसको मिलेंगे, वही जो ना नहीं बोल सकते। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत पैशन जुनून के साथ लाख रुपया कमाएंगे और जिंदगी बनाएंगे, घर आएगा, गाड़ी आएगा, इस पर सपने लेकर मैं भागा साले के पास गया। किसके पास गया? साले के पास गया। साले को समझाया, साला देख, नहीं ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा देखो साहेब ऐसा देखो, ये बहुत अच्छा प्लान है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। उसने कहा ऐसे पैसे आएंगे, मेरे स्टेटस का क्या होगा? वो साहब गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, आजकल जो है कि अच्छा काम करते हैं, लॉकडाउन में उनकी नौकरी बहुत सारी लगती है, तब समझ सकते हो, राइट। तो वो बहुत बोले मेरे स्टेटस का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत किया है जिंदगी में, अगर मैं ये साबुन तेल बेचूंगा तो मेरे स्टेटस का क्या होगा। मैंने कहा एक बात बता भाई साहब, नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा बताओ, एक बात बताओ मुझे, आपका स्टेटस ज्यादा है कि अमिताभ बच्चन का? उसने कहा अमिताभ बच्चन का। मैंने कहा स्टेटस किसका है, अमिताभ बच्चन का कि आपका? बोला अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन क्या बेचता है? तो साबुन तेल। मैंने कहा अमिताभ बच्चन अरबपति होकर अगर साबुन तेल बेच सकता है तो साले तू भी बेच। मैं भाई गाली नहीं दे रहा हूं, हम लोग सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, मैं साले की बात कर रहा हूं। साले तू भी बेच। साला माना ही नहीं, साला बताया तो थोड़ी पैसा आता है। साले ने मना कर दिया। सोचो, उसकी सगी बहन, उसकी बड़ी बहन मेरे घर है, मेरी बीवी है वो, फिर भी साले ने मना कर दिया। साला अभी भी नौकरी कर रहा है, जीजा रिटायर घूम रहा है, राइट। यही फर्क है, ये मैं बताना चाहता हूं। अगर आज के बाद अगर आप कहीं बिजनेस में एक्साइटेड होते हैं, जबरदस्त लगता है कि जाके दुनिया को बताएंगे, मामा काका काकी को बताएंगे, अपने साले को बताएंगे, जिसको बताना बताओ। और अगर किसी ने ना बोला तो याद रखना, उसको एग्जाम्पल पे रखना। वो साला बोलता है अब ज्वाइनिंग करा लो, कर ले, मेरा एक रजिस्ट्रेशन पर बोला था मेरे को, मैंने कहा नहीं कराऊंगा। बोला क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? मैंने कहा साला तू काम करने से ज्यादा एग्जाम्पल वाला काम बहुत ज्यादा काम करता है तू मेरे लिए, एग्जाम्पल पे है तू आज। तो अगर कोई करे तो अच्छी बात, नहीं करे एग्जाम्पल पर रखो साले को, नहीं मतलब आपका जो रिलेटिव है वो। मेरा साला ऐसा नहीं। तो एक ही चीज है, हमने शुरुआत किया, कोई रिलेटिव, एक रिलेटिव नहीं है आज भी पूरे देश में से, एक भी रिलेटिव, एक भी संबंधी नहीं है, एक भी दोस्त मेरा नहीं है। नौकरी करने के लिए, खाने के लिए बांधे पे पड़े हो, लेकिन नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। इसका मतलब है फिर भी अगर मैं सफल हो सकता हूं तो आप भी 100% हो सकते हो। तो मैंने क्या किया, फिर करना शुरुआत किया। और अपने टीम में जो है कि लोगों को कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था,
मैं लोगों से जो है कि कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं भी जाता था और मैं लोगों से बात करता था। मैं शाम के 5:30 जो है कि अपनी नौकरी से जब फ्री होता था, मैं जब उन्हें घर आने की बात होती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि घर पे 7:30 बजे आ जाते थे, गरम गरम चाय पीते थे, टीवी देखते थे कि देश में सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो सारा भी जिम्मेदारी था ना अपने पास, लेकिन समझ में आ गया कि दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठेंगे। डिसीजन लिया कि हम जो है कि घर पे जल्दी नहीं आएंगे, रात के 11 बजे से पहले मैं घर पे एंट्री नहीं करूंगा। पहला कमिटमेंट मेरा ये था। तो मैं 5:30 बजे जब छूटता था तो मैं लोगों से बात करता था, लोगों से मिलता था। भले ही अपने स्टेशन पे, मैं कलवा में रहता हूं, कलवा में स्टेशन पे आकर बैठकर स्टेशन पे बैठा रहता था। 11 बजे के पहले घर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, ये कमिटमेंट था। क्या बात करता था लोगों से बात करता था, जो बंदा मिल जाए लोगों से चर्चा करता था, जो बंदा मिले। क्या पूछता था मैं? एक ही बात पूछता था, भाई साहब आप यहाँ पे तालाब किधर है? मैं जहां रहता था ना उधर ही तालाब है और मैं बड़े से तालाब के किनारे रहता हूं। तो मैं पूछता था, भाई साहब यहाँ पे कलवा में बड़ा तालाब किधर है? वो बोलता था मालूम नहीं। तो मैं पूछता था, आप इधर ही रहने वाले हो? बोलता था हाँ। तब पूछ लेता था, कहाँ हो, किधर हो, क्या करते हो, यही पूछता था मैं। और अगर वो बोलता था, मैं पूछता था आप क्या करते हो? बोलता LIC एजेंट। मैंने कहा वेरी गुड। कितने सारे लोगों के लिए आप जो है कितनी ब्लेसिंग का काम करते हो, आप लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए काम करते हो आप, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी समझते नहीं है। तो वो बंदे को बड़ा अच्छा लगता था, उसको लगता था कोई तो है जो दर्द समझ रहा है, कनेक्ट होता था वो। और ऐसे ही दोस्तियां करते 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 बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट होने लगे। और इसके बाद जो है कि मैं अपने काम का पैशन, जुनून, रात के जब 1 बजे 12 बजे, जब नहीं 1 बजे 11 का तो चैलेंज था, लेकिन अक्सर मैं आता था 1:30 बजे 1 बजे, लास्ट ट्रेन मुंबई की जब आए तब एंट्री करता था। और जब मैं रास्ते में चलता था तो मेरे लोग फोन करते थे तो कुत्ते लोग वेलकम करते थे, आ गया ये अमीर बनने वाला, ऐसा लगता था मुझे, बोलते थे लोग, कुत्ते भौंकते थे। ये सब मैंने किया है। फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर सफलता पानी है ना तो अपने हिस्से की मेहनत आपको करना तो पड़ेगा, उसका कोई पर्याय नहीं है। चाहे जिस भी सिचुएशन में करना पड़े, करना तो पड़ेगा। हमने अपने हिस्से की मेहनत की और यही हुआ कि पहले महीने डायरेक्टर हो गए, 3 महीने बाद स्टार हो गया। और एक तो चीज था कि दिमाग में एक सेटिंग कर रखा था कि जो चाहिए वो बोलना है। पता नहीं कहां से वो मूवी देखा था द सीक्रेट, जिस दिन फॉर्म साइन किया उसी दिन से बोलना शुरुआत किया, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, ऐसा बोलने लगा। और जब मैं बोलने लगा तो मुझे कुछ लोग बेवकूफ समझने लगे, अरे क्या आता नहीं है बेवकूफ, 50,000 बोलता है, क्या कारण है? बोलता था थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज। अरे दुनिया को विश्वास हो या ना हो, पहले मुझे विश्वास होने लगा कि मैं 50,000 कमा सकता हूं वेस्टीज में। और ये जो मेरी चाल थी, मेरी ढाल थी, बदलने लगी। जब मैं बात करता था तो ऐसा स्पार्क निकलता था जैसे मैं 50,000 अभी कमा रहा हूं। और इसी कारण हुआ कि पहले मैंने 20,000, दूसरे महीने 38,000, तीसरे महीने 60,000 रुपया क्रॉस कर लिया था लगभग, राइट। थर्ड मंथ 50,000 का टारगेट लेके आया था कि यार जिस दिन आएगा नौकरी छोड़ दूंगा। क्या किया होगा मैं फिर? 60,000 है तो नौकरी छोड़ दी, तब से रिटायर्ड हूं भाई साहब। कोई काम दाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों को बस बात करते रहते हैं। और ये बात करते करते फिर आगे क्या हुआ, 13 महीने में जो है क्या 5 महीने में क्राउन हो गए, राइट। तो 6 डिजिट की इनकम जो अपनी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता, उस टाइम से जो है आना शुरुआत हो गई, राइट। 13 महीने में यूसीडी हो गए, वाह वाह गजब। तो बड़ा मजा आने लगा और वाकई जिंदगी वाकई बदलने लगी। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पे बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। मैं कहां रहता था? मुंबई के स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में रहता था। इस बिजनेस को करने से पहले आज पैसे ठीक ठाक थोड़ा सा आता था नौकरी में, लेकिन इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब मैं जाता था, दोपहर का टाइम होता था, तो ऊपर का जो करकट होता है ना, मुंबई की स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में करकट, ऊपर का जो कव्वल होता है वो गर्म होता था। और धूप जब लगती थी तो मेरे बच्चे जो है, मेरी फैमिली के लोग जो है रोड अपने घर में से बाहर निकल के गलियारे में बैठे रहते थे। कभी कभी मैं दोपहर में आता था तो मुझे बहुत दुख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान एक बार मौका दे दे, ऐसा कुछ मौका दे दे ताकि ये जो ऊपर का जो है ना छत, इसको बदल दूं, ताकि ये 24 घंटे ठंडे में रह सकें। ये फील थी, ये पैशन था। जब तक ये दर्द आपकी जिंदगी में नहीं होगा ना, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला ये मेरा दर्द था कि घर चेंज करना है। तो मैंने शिफ्ट किया स्लम एरिया से। मैंने अपनी जिंदगी में जो बदलाव किया, शिफ्ट किया अपने आप को स्लम एरिया, झोपड़पट्टी से मैंने शिफ्ट किया अप्रैल 2017 में फ्लैट में, राइट। और मजबूरी में जो है कि मुझे जो है कि शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छा घर है, अच्छी, अब ये जहां मैं रहता हूं ये घर देख ही रहे हैं आप, ठीक ठाक है,
चल रहा था, गुजारा हो जाता है। प्रेस्टीज में रहेंगे तो ऐसा होगा। मजबूरी में जो है कि यार मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाइक नहीं चलाई, बाइक नहीं चलाई अभी तक नहीं आता मुझे बाइक चलाना। लेकिन क्या बताऊं, इतनी मजबूरी हुई, लोगों का इतना प्रेशर आने लगा, मैनेजमेंट को सब लगा कि भाई गाड़ी ले लो साहब, यूसीडी हो गए। मैंने कहा कहां से गाड़ी ले लूं, बाइक चलाना नहीं आता, गाड़ी कैसे ले लूं? बोला लेना तो पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी, मारुति जेन ले लूं, स्विफ्ट ले लूं, ऐसा कुछ लगता था, ले। लेकिन मजबूरी में मुझे, भाई साहब मैं क्या बताऊं दोस्तों, कि मुझे मजबूरी में क्रेटा कार लेनी पड़ी। सोचो कितनी अच्छी मजबूरी है कि नहीं? ये मजबूरी अगर आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, जो लोग नहीं अभी तक अचीव कर पाए, अगर ये मजबूरी आपकी जिंदगी में आए तो कैसा लगेगा, राइट? मर्सिडीज अब नहीं, और ये मैंने तो ले लिया क्रेटा, चलाना कब सीखा? लेने के बाद। कितना अच्छा रहा कि गाड़ी आपके पास जिंदगी में आ जाए और आपको चलाना, आपकी गाड़ी में सीखने का मौका। जिंदगी में गाड़ी में बैठा, अपनी गाड़ी में बैठा, इससे बेहतरीन क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? वेस्टीज से कैसे जीवन बदलता है, कैसे बताऊं मैं, कैसे लाइफ चेंज हुई, राइट? और अब तो एक और मजबूरी आ गई, अब क्या बताऊं भाई साहब, बहुत मजबूरी है। ऐसी मजबूरी है कि मैं मर्सिडीज लेने का प्लानिंग अब चल रहा, क्या करूं? ऐसी मजबूरी ठीक है कि नहीं? आप लोग बताओ मुझे। आप लोग हाँ बोलोगे तो आप लोग को आत्मा अपना अपने को कॉन्फिडेंट मिलेगा, मेरे तक भावना समझ में आ जाएगी। अच्छा है ना, मर्सिडीज में ले लेंगे तो क्या? कौन मैं कौन? 12वीं फेल। क्या करता था मैं? आइसक्रीम बेचता था, साला नहीं आया, पढ़ाई लिखाई बराबर थी नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, फिर भी अगर ये मजबूरी अगर मेरी जिंदगी में आ गई है और मजा आ रहा है, तो सोचो ऐसा मजा लेना चाहते हो, ऐसा मजा लूटना चाहते हो जिंदगी में, ऐश करना चाहते हो, ये द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी जो है कि बदलने को तैयार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक ही चीज सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई जो है कि आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो, अपने आप में बदलाव लेके आना चाहते हो? क्योंकि देखो, सपने तो सब देखते हैं, सबको चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक काम करने की जब बारी आएगी तो कौन करेगा? वो कहते हैं हमको स्वर्ग देखना है। मरेगा कौन? पड़ोसी। कौन मरेगा? खुद को मरना पड़ेगा, राइट? खुद को दर्द झेलना पड़ेगा। हमने भी सब जो स्टेज गुजरना है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सब गुजर के फिर यहां तक पहुंचे, आपको भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन मेंटर के साथ आप कनेक्टेड हैं, सबमिशन में हैं, तो शायद जो स्ट्रगल हमने किया है वो शायद आपको उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में जब भी कोई ड्रीम्स आएगा, सपना आएगा, तो आपको जो है इसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा, डेडिकेटेड आपको जो है कि सोचना पड़ेगा। तो करंट्स अगर हम बात करते हैं कि अगर सफलता के बारे में बात करें कि मैंने सफलता कैसे पाई, तो सबसे पहली चीज है आंखें खोल करके पहले इवेल्युएशन करो। आज हम सोचें कि आज की जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका है जहां पे हम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम बना सकते हैं करंट सिनेरियो में। आज तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपको पता है पूरे देश में जो है कि मंदी का दौर चल रहा है, और मंदी का दौर आ चुका है। लोग अपने घर में बैठे हैं। कहते हैं ना कि जब आंधी तूफान जब चलता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि अपने घरों में रहते हैं, और कितना क्या लॉस हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चलता। लेकिन जब ये ठहराव होगा, जब सुबह होगी, जब घर से निकलेंगे, तो पता चलेगा कि कितना चीजें बर्बादी हो चुकी है। फ्रेंड, जब निकलेंगे जॉब में, बिजनेस में, तब पता चलेगा कि कितने लोगों की नौकरियां बचेंगी और कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी। क्या मौका है जिंदगी में एक आम इंसान के लिए? क्या मौका है? लोगों की नौकरियां 50% सैलरी जो है लेस कर दिया गया, 30% लेस में लोग जो है अपना जीवन जी रहे हैं। आज क्या मौका है वेस्टीज के अलावा? एक ही मौका है कि आज अगर अपनी जिंदगी में अगर अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना सकती है, उसके सपने पूरे कर सकती है, उनके फैमिली के सपने पूरे कर सकती है, उसे एक आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बना सकती है, एकमात्र इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में द बेस्ट कंपनी है वेस्टीज। क्यों वेस्टीज? राइट? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, लेकिन मार्केट में जो भी वेस्टीज करता है कहीं भी जोड़ तोड़ नहीं है, राइट? तो आज के टाइम में इसको क्यों करियर चुना जाए? क्यों? क्योंकि पहली चीज, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। उसके करने से, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं इंडस्ट्री क्यों चुना जाए। अगर कोई नया व्यक्ति सुन रहा है, अगर एकदम न्यूली आपने ज्वाइन किया है, पहले चीज अपने दिल और दिमाग पर लिख देना चाहिए। पत्थर की लकीर बोलते थे अंगद, लोखंड की लकीर बनाओ, लेकिन लिखो क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने क्यों सोचा, लोग क्यों सोच रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत सफल है अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, वो क्यों इस इंडस्ट्री को एज अ करियर चुन रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है, तुमसे ये नहीं पूछा जाता तुम किस प्रांत से हो, किस गांव से हो, किस क्षेत्र से हो, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपसे सिर्फ एक चीज पूछा जाता है
क्या आपके पास भी ड्रीम है? क्या आपके पास भी लक्ष्य है कुछ पाने का, कुछ करने का, ऐसा कुछ तड़प है क्या? तो पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों करियर बना सकता है कोई आम इंसान? नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे लगाने ही नहीं है। अरे पैसे लगाए नहीं तो रिस्क कितना है? एक बार कोई बंदा बोलता मैं बिजनेस बताया, सब कुछ बता, अपनी कहानी बता, अरे साहब बहुत अच्छा बता, बहुत अच्छा बता, जिंदगी बदलेगी, लेकिन कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क है? मैंने कहा काय का रिस्क? आप समझो कि बांद्रा सीलिंग का हमारा मुंबई में अगर किसी बंदे को तैरना नहीं आता, वो कूद जाए, उड़ी मार जाए, मरने का रिस्क है कि नहीं? मरेगा वो। क्यों? तैरना नहीं आता। बड़े से नाले में कूद जाए तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता। और अगर मैं ये कहूं छोटी सी कटोरी में पानी भरो और उस पर कूद जाओ, बदन गीला होगा क्या? अरे जब कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क कहां है? कोई रिस्क नहीं है। छाती चौड़ा करके बिजनेस कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्री है और ये वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, नो बॉस, कोई बॉस नहीं है यहां। खुद देखो, जब बॉस होता है ना तो आदमी ना जब भी कोई नौकरी करने जाता है तो जब आप बॉस है, डर है, तब वो जब काम करने जाता है। यहां कोई बॉस नहीं है। यहां आपका बॉस आपका ड्रीम, आपका पर्पस, आपका बॉस है। मेरा बॉस कौन था? मेरा ड्रीम्स। मैं जब जब अपने घर आता था तब तो मुझे चुभन लगता था, मुझे लगता था कुछ करके दिखाना है। मैं अपने खानदान में, अपने लोगों में जो है फेलियर का धब्बा ठप्पा लग चुका था लाइफ में, उसको हटाना चाहता था। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई ऐसे जो थप्पड़ लगा चुके हैं फेलियर का, ये इंडस्ट्री है कुछ करके दिखाने का। और कहते हैं कि सफलता का मतलब तब तक नहीं जब तक कि आपकी सफलता की वजह से 2 4 10 लोगों के सीने में आग न लग जाए, जलन न होने लगे, तब तक सफलता का सही मीनिंग नहीं होती। तो यहां पे कोई बॉस नहीं है। आपका बॉस कौन है? आपका ड्रीम। कोई बॉस नहीं है यहां पे। ओनली रिकमेंडेशन। यहां कोई प्रोडक्ट यूज करना है, रिकमेंड करना है। क्या अगर आप कहीं पे मान लो सर्दी जुकाम जुलाब हो गया, आपको तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो भाई साहब तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर अच्छी एक दवा देता है, एक खुराक दवा देता है, आपकी सर्दी जुकाम जुलाब सब ठीक हो जाए। अब आपके पड़ोसी में अब कोई भाई साहब हैं, अगर ये तबीयत खराब हो जाए तो क्या कहोगे? यही कहोगे ना वो डॉक्टर के पास चले जाओ। तो आपने क्या किया? सेलिंग किया? नहीं, रिकमेंड किया। लेकिन रिकमेंडेशन तो हम जिंदगी भर करते आ रहे हैं। होटल अच्छा है, बनिया अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब क्या फायदा हुआ अपने को कुछ फायदा हुआ नहीं। यहां पे सिर्फ रिकमेंड करना है और आपका एम्पायर खड़ा कर सकते हो। नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड। अरे कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अंगूठे छाप है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखो कितनी हिस्ट्री में लोग, आज वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कभी मुंह देखा नहीं कॉलेज का, स्कूल का, फिर भी सफल है। आईएएस ऑफिसर सफल है, हर लेवल के लोग सफल हैं। यानी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा नहीं कि कितना डिग्रियां लिया हो। अब मेरे पास आईएएस, पीसीआर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुनिया की ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरी टीम में आज ना हो। हाँ, मैं कौन? 12वीं फेल। क्या करता था? आइसक्रीम बेचता था। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं कहां होता? हाँ, पता ही आप लोग को तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ। माय गॉड, कभी एक कोट और टाई पहनने की बात है, जूता पहनने बराबर ना आता था। ये इस इंडस्ट्री में जो है कि आपकी पर्सनल जो ग्रोथ होती है ना, प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। आपका थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट होता है, जहां से आप पॉजिटिव सोचना शुरुआत करते हैं, ड्रास्टिकली आपकी जिंदगी में चेंज होता है। और प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। प्रैक्टिकल आप चीजें सीखते हैं, अपनी टाइम को आप लेवरेज करते हैं, अपने समय को आप लेवरेज कर सकते हैं। आपके 24 घंटे हैं, कितना कमा लोगे 24 घंटा लगा के? लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से अपना घंटा जो है, अपना जो समय है, कई हजार कई लाखों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। आपका जो बिलीफ लेवल है वो जो है कि इंक्रीज होता है, आपका जो विश्वास है जो है कि बढ़ जाता है। पब्लिक डीलिंग स्किल आपको जो है कि आ जाती है। मुझे तो बहुत डर लगता था भाई साहब, सच बता रहा हूं, मुझे 4 लोगों को बोलना पड़े तो पैर कांपने लगते थे। लेकिन अब बोलने तो कितने लोग के सामने बोल सकते हैं अपन, तो क्या करें? डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया है। वेस्टीज द बेस्ट कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं। तो फिर करें क्या करें? सबसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग जो करना है, कुछ भी करने से पहली चीज जो करनी है वो है अपने आप पर विश्वास करना। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास करो, क्योंकि दुनिया पे विश्वास करे ना करे, लेकिन अगर अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया जीत लोगे आप। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों को दुनिया पे भरोसा है, लोगों को लोगों पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे याद है मेरा वो आइसक्रीम बेचने का दौर, जब मैं आइसक्रीम बेचकर आता था और अपने डब्बे को खूंटी में लटकाता था, कौवल में, करकट में लटकाता था, और मैं उसको लटकाते हुए मैं कहता था एक दिन होगा, प्रेमराज जायसवाल का बिजनेस होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, प्रेम फ्लाइट से ट्रेवलिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। पता नहीं कहां से मैं बोलता था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बोलता था।
और जब मैं बोलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुझे बड़ा आया फ्लाइट की बात करता, तेरे बाप ने कभी जहाज देखी? तेरे बाप ने, बाप तक जाते थे कम वक्त लोग, राइट। भाई साहब मैं क्या बताऊं कितना दर्द था। ये सारे लोग मुझे जीने नहीं देते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे अभी तुझे पिछले महीने महानगरी एक्सप्रेस में लात घुसे मार के बिठाया था, बड़ा आया है, बात करता है, जाएगा फ्लाइट से, राइट। एक चीज थी, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैंने उन पे भरोसा नहीं किया। अगर उन पे भरोसा करता तो आज भी मैं वहीं रहता। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी भी 2,500 कमाते थे, मेरे पिताजी का भी ड्रीम था कि मेरा बेटा ऑटो मैकेनिक बनना चाहिए। जिस गली में मैं रहता था उस गली में 7 रूम छोड़कर एक बंदा रहता था, ऑटो मैकेनिक था, 7,500 कमाता था। मेरे पिताजी कहते थे बेटा पढ़ाई लिखा करके क्या करोगे, ऑटो मैकेनिक बन जाओ, 7,500। ये 7,500 वाला इतना परेशान करता था, मुझे लगता था किडनैप करा दूं उसका। सच बोल रहा हूं भाई साहब, दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, लगता था ये मेरा जीना हराम कर दे। पिताजी जब देखो तब उसका कंपैरिजन करते थे। आज के टाइम में वो जो है ना बंदा, वो अभी भी 22,000 कमाता है, और उससे तो न जाने कितना टाइम जो है। आज मैं कहता हूं पिताजी को, बोलो अगर ऑटो मैकेनिक बनता तो बोलते थे अच्छा हुआ भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने नहीं सुना। फ्रेंड्स, सपने अगर आपके हैं तो डिसीजन आपका होगा। आपके डिसीजन में कई बार लोग कहते हैं हम फैमिली को सोच के बताएंगे, मम्मी पापा को सोच के बताएंगे, इनको सोच के बताएंगे, उनको सोच। अरे पहली बात बता, सपना किसका है? सपना अपना है तो किसी सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल किसी ने, मैंने सुना था कि अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़के की, अभी कुंवारा है, राइट, हाँ, अगर कुंवारा है, अगर मोहब्बत हो गई लड़की से, तो अगर अपने बाप से पूछने जाएगा, माँ बाप से पूछने जाएगा कि शादी करो कि नहीं करो? हाँ, अगर अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी से मोहब्बत है, अगर अपने सपने से मोहब्बत है, तो आपको अपना बैटल तैयार करना पड़ेगा, अपनी फील्ड तैयार कर, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने कैसे किया? मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं था। मैंने कैसे किया? पहली बार मैंने एसोसिएशन चेंज किया। मैं उस नेगेटिव लोगों के साथ बोलना कट कर दिया अपनी जिंदगी में, मार दिया उनको सीधा क्रॉस। इनका सुनूंगा नहीं, उनके साथ बात करना मैंने बंद किया। ऐसा नहीं कि मैं उनसे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन मैंने उनकी सुननी बंद कर दी। मैंने किताबें पढ़नी शुरुआत की। मेरी जिंदगी की पहली किताब यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सारी किताबें, लोक व्यवहार, क्वेश्चन आर द आंसर, ये 5-6 किताबें मैंने पढ़ी और आज मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। भगवान ने आपको फुर्सत से बनाया है भाई साहब। फ्रेंड्स, आप सबको भगवान ने स्पेशल बनाया है, किसी को गार्बेज बना के नहीं भेजा है, राइट। प्रेमराज जायसवाल को संडे के दिन फुर्सत लेके नहीं बनाया, राइट। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एम्बेसडर हैं, सबको भगवान ने फुर्सत में नहीं बनाया, सबको एक ही तरीके से बनाया। ये लोगों ने अपने आप को बिल्ड किया इस धरती पर आने के बाद। आपको बिल्ड करना पड़ेगा, तो अपने आप पे बिलीव करना शुरुआत करो। बिलीव कितना? 100% भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरा बिलीव करना है आपको आपके अपने भगवान पे, गॉड पे, खुदा पे, जिस पे विश्वास करते करो कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आप अगर यहां मीटिंग में अटेंड कर रहे हो, उसकी मर्जी के बगैर नहीं अटेंड कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको इस चीज में कमांड लेके आना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे और दूसरा भगवान पे। एक बंदा था, उसको बहुत शंकर जी पे बहुत भरोसा था, पुजारी था वो एक तरह से। एक दिन गया हिमालय पर्वत पे, और जब वो जा रहा था, चढ़ ही रहा था, शाम का टाइम था, पैर फिसला। जैसे ही फिसला तो वो चोटी से गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा तो उसने चिल्लाने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। भगवान अब बचा लो बचा लो ऐसा चिल्ला ही रहा था। तब तक उसके हाथ में कुछ जैसे कोई बरगद का पेड़ होता है, उसकी जड़ें, डाली निकली रहती है, जड़ें निकली रहती है, ऐसा ही कुछ उसके हाथ में आया। और जैसे हाथ में आया तो सांस उसकी रुकी, बोला भगवान बचा लो। तो भगवान अब हुई आकाशवाणी। भगवान कहते हैं अगर तुमको अपनी जान बचानी हो तो जो पकड़े हो ना उसको छोड़ दो। अब ये टेंशन में हो गया कि भगवान समझ नहीं पा रहा, भगवान मारना चाहते कि बचाना चाहते हैं। फिर बोला भगवान बचा लो। भगवान फिर बोलते हैं कि जो तुम पकड़े हो ना उसको छोड़ दो। फिर भी ये बोलता भगवान लगता मारना ही चाहते हैं, और वो छोड़ता नहीं है। शाम को पकड़ा था और पकड़े पकड़े ही जो है बंदा खत्म हो गया, मर गया वो। और सवेरे जब हुआ तो कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि एक आदमी पेड़ की डाली से लटका हुआ है, मात्र जमीन से 1 फीट ऊपर है। कितना? 1 फीट ऊपर। यही था भरोसा, यही था विश्वास, राइट। तो 100% मतलब 100% भरोसा करो, 99 नहीं। बिलीव इन योर ड्रीम्स,
आपके अपने सपनों में भरोसा करो, और जो भी सपने बिलीव करते हो उसे विजुलाइज करो, उसे लिखो, उसे पोस्टर लगाओ। बहुत सारे अपलाइन ने आपको सिखाया होगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे तो मिलेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं मिलेगा। मैंने किया है, मैंने किया। अपने घर में जब शिफ्ट किया तो पहली कार कहीं पेपर ऊपर मिली तो मैंने क्रेटा लगा दी। अब देखो, क्रेटा जिंदगी में कभी नहीं सोचा लेना है, बट ठीक ठाक लग रहा था, लगा दिया, अब वही आ गई। लेना था मुझे जीप कंपास लेना था, सच बता रहा हूं भाई साहब, लेकिन आ गई ना वो। क्यों? क्योंकि वही लिखा था, वही विजुलाइज करता था, वही अट्रैक्ट किया, वही आ गया। इसीलिए अपने ड्रीम पे पूरा भरोसा करो, स्पेसिफिक रहो कि मुझे ये चाहिए। अगर आप वेस्टीज कर रहे हो, कितना पैसा चाहिए? नहीं मुझे बहुत पैसा चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कितना चाहिए? कितना पैसा? 10,000 पैसा चाहिए? 1,00,000 पैसा मिले तो? पैसा नहीं, स्पेसिफिक इतना पैसा चाहिए। जब मैं शुरुआत किया था, उस दिन पहले दिन से बोलना शुरुआत किया था, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ। स्पेसिफिक। एक बंदा बोलता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एक बंदा बोलता है कि हे भगवान मेरे घर गाड़ी भेज दे, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दे, भगवान मुझे गाड़ी दिला दे, भगवान मुझे गाड़ी दिला दे। सच में एक दिन उसके घर गाड़ी आ गई, और गाड़ी कौन सी आई? एम्बुलेंस। कौन सी गाड़ी आई? एम्बुलेंस। सच में सोचो, वो क्या वो एम्बुलेंस मंगाना चाहता था? तो गाड़ी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा था, तो एम्बुलेंस भी तो गाड़ी है ना। तो एक ही चीज समझना है, स्पेसिफिक रहना है। कौन सा गाड़ी, कौन सा घर, कितना पैसा, कहां घूमना चाहते, अरे सब कुछ लिखना पड़ेगा। बिलीव अपने आप हो गया, तो अब ये काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तब जाके वो कन्विक्शन आएगा अचीव करने का। इसके बाद है बी इन एसोसिएशन विद सक्सेसफुल पीपल। अगर आपको सफल होना है तो जहां कहीं भी सफल सिद्धांतों वाले लोग मिलते हैं, आपके अपलाइन के अपलाइन, जहां कहीं भी एसोसिएशन होता है, चाहे आज के टाइम में जूम मीटिंग हो रही हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, जहां पे सचिन जी और चिंतन जी इतनी एफर्ट्स ले रहे हैं कि इतने सारे बेहतरीन लोगों का एक्सपीरियंस, तजुर्बा, नॉलेज मिल रहा। आप सोचो तो सही, आपने 1 घंटा दिया है, मैंने अपनी जिंदगी का 4 साल का अनुभव दे रहा हूं। कितना बड़ा काम कर दिया मैनेजमेंट ने, इमेजिन करो आप। तो कभी भी इस तरह की ट्रेनिंग और मीटिंग होती है तो इस अनुभव को सोचिए, कोई 10 साल से, तो 10 साल का अनुभव आपको मिल गया। तो आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ जो है कि एसोसिएट होना है, राइट। और हमेशा जिंदगी में जब आपने सपने ले लिए हैं तो एक ही चीज याद रखना है, एक सही सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, और किसी भी व्यक्ति से आपके करियर को लेके चर्चा नहीं करनी। अगर आप चर्चा करने गए तो समझ लो लटक जाओगे। लटकना का मतलब समझते हो ना, कहीं के नहीं रहोगे, घूमते रहोगे। तो इसीलिए अपने को कभी भी जिंदगी में सफल होना है तो पहले सिद्धांत बना लो। एक सफल व्यक्ति को चुनाव करोगे, आपका अपलाइन, जिससे आप लगातार कम्युनिकेशन में रहोगे, सलाह मशवरा करोगे। सोचो इसका क्या क्या मतलब है। एक लड़का है, उसको शादी करनी है, क्या करना है? और कई बार लोग जब वेस्टीज जब शुरुआत करते हैं तो पूछने किससे जाएं? सोचो, उसको सफल होना है, 1,00,000 कमाना है, किससे पूछने जाएगा वो? वही उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक लड़का, इसको शादी करना है, और शादी करना, उसको अच्छी जिंदगी जीना है, बट वो सलाह किससे लेने जा रहा है? एक आदमी को मिला जिसकी शादी हो गई है, लेकिन वो रोज उसके घर में रोज एक दूसरे के सर फूटते हैं, बीबी के भी फूटते हैं, हस्बैंड के भी फूटते हैं, रोज जो है कि कुछ ना कुछ होता रहता है। उससे राय लेने जाए, आप बताइए मुझे किससे राय लेना चाहिए? एक तो जहां सर फूटता है, दूसरे के पास गया तो यहां के भाई साहब तलाक ले चुके हैं, शादी हुई थी 6 महीने बाद ही तलाक हो गया, यहां से लेने जाएं? या तीसरी जगह जाएं जहां पर जो है कि शादी नहीं किया है, और चौथी जगह जाएं जहां शादी तो किया है लेकिन जिंदगी को 4 साल 5 साल से, जब से शादी किया है, बेहतरीन लाइफ को जी रहा है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ, झगड़ा नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, बहुत कुछ है। किससे सलाह लेनी चाहिए अगर उस लड़के को शादी करनी है? तो किससे लेना चाहिए? अगर वो पहले वाले के पास जाएगा तो पूछेगा कि बीवी का सर फोड़ना कैसे है, और दूसरे के पास जाएगा तो पूछेगा कंप्लेंट कहां करते हैं, जज का नंबर दे दूं, वकील का नंबर दे देता हूं बेटा, क्या तेरा भी यही होगा? अब तीसरे के पास, जिसने खाया नहीं उसको क्या मालूम कि मिठाई खट्टी है कि कैसी है? किससे राय लेना चाहिए बताओ? चौथे वाले से राय लेना चाहिए ना। इसी तरह से अब ये पता करना कि जब किसी से राय लेने जाते हो वेस्टीज से रिलेटेड, या मुझे कुछ करना है, सफल होना है, 1,00,000 रुपया कमाना है, 2,00,000 कमाना है, किससे पूछोगे? अपने पड़ोसी से, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता पता नहीं उसको, राइट। हम पड़ोसी से पूछने जाएं, रिश्तेदारों से पूछने जाएं जिनको अक्ल ही नहीं है,
राइट? मेरे तो नहीं थी, मैं इसलिए बोल सकता हूं, आपके होगी। बट किससे पूछना चाहिए? जिनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उनसे पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी गलतियां नहीं होगी, आप सफल हो जाओगे। ये कर लिया आपने, सही सलाह ले लिया आपने, अब आपको करना है लिस्ट बिल्ड करना है। लिस्ट 4 बेसिक्स काम है। अब कोई कहेगा कि अरे यार ये ना प्रेमराज जायसवाल भी ना आ गया, वही मेन टॉपिक पे आ गया, यही बात था, ये क्या लिस्ट बिल्ड करना नहीं आता क्या आपने को? ये अब सिखाएगा 4 बेसिक क्या करने का नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बहुत सारे लोग, जो लोग को लगता है ना कि ये उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको बता दूं कि जो लोग मुझे बिजनेस प्लान सिखाया करते थे मेरे ऑफिस में, वेस्टीज के ऑफिस में, वो सभी लोग अभी भी स्टार हैं। स्टार ऊपर सबसे मैक्सिमम स्टार हैं, कोई सिल्वर है, कोई डायरेक्टर ही है अभी। क्यों? आई नो एवरीथिंग, हमको तो सब मालूम है। उनको ना एलओबी का कैलकुलेशन एक एक पॉइंट पे पता है, एक एक पॉइंट पता है। मुझे कुछ नहीं पता है। जिनको एलओबी पता है उनको नहीं आता, जिनको नहीं पता उनको बहुत आता। क्या करना चाहिए? तो अपने को जो है, जो बताया जाए, जो सिस्टम कहा जाए, ये मेरा अपना नहीं है, ये सब कुछ वेस्टीज का दिया है, वेस्टीज का सिस्टम का, ये मेरा कुछ भी नहीं है। सफल होना चाहते हो, ये करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। लिस्ट बिल्डिंग, किसकी लिस्ट बनाई जाए? पहले अपने ड्रीम्स की, दूसरा अपने डाउट की। ड्रीम क्यों? क्योंकि वही आपका सोर्स है, वही आपकी एनर्जी है। देखो एक चीज मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा बिजनेस है वेस्टीज, इतना बढ़िया सिस्टम है, तो हर आदमी सफल हो जाता है ना। नहीं सफल होगा ना, लेकिन नहीं सफल होगा। क्यों? क्योंकि नौकरी में सफल हो सकता है। नौकरी में क्यों सफल होता है? कि जब कोई बंदा नौकरी करता है तो वहां 2 चीजें काम करती है। एक है लालच और दूसरा है डर। लालच ये कि अगर नौकरी पे नहीं जाएगा तो सैलरी नहीं आएगी, तो घर कैसे चलेगा। और डर ये कि अगर मैं नहीं गया, बॉस मुझे लात मार के निकाल देगा, बोलेगा घर पे ही बैठ। तो 2 चीजें काम करती है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में भी आपकी इनकम, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पीछे वो कौन सी एनर्जी है जो काम कर रही है। तो आपके पीछे जो एनर्जी काम करेगी वो है आपके ड्रीम्स की एनर्जी। ड्रीम्स, यहां डर नहीं है, ड्रीम्स चाहिए। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम। दूसरा, डाउट। अगर आपके मन में डाउट है, कुछ भी डाउट है, अभी क्लियर कर लो। बात कर लो अपने अपलाइन से, बोल दो कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है अभी क्लियर कर लो। जब तक डाउट रहेगा तब तक आप चीज को अंजाम नहीं दे पाओगे। नेवर एवर, कभी भी नहीं। तो पहले डाउट क्लियर कर लो। अब आता है लोगों का लिस्ट। किसका लिस्ट? लोगों का लिस्ट की बारे बता रहे यार, ये ना लोगों का बिजनेस, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं लोगों का बिजनेस है ना, चेन। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर ऐसा कोई आदमी बता दो जिसके पास लोगों का बिजनेस नहीं है, लोग नहीं है। कोई भी बिजनेस ले लो, जिसके पास बहुत बड़ा चेन ऑफ लोगों का है ना, लोगों का चेन है, उन्हीं के पास सही मायने में चैन है, सुकून है। तो आपको बनाना तो पड़ेगा। या तो हम किसी के चैन में रहेंगे, या तो हमारा अपना चैन होगा लोगों का। जो सफल होते हैं वो अपना चैन बनाते हैं, अपना टीम बनाते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं। आपको सफल होना है, आपको करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के पास चैन है अपना। अंबानी के पास है, टाटा बिरला के पास है, राइट? मोदी जी के पास है कि नहीं? इतने सारे एमएलए का चैन, एमएलए का चैन है कि नहीं है? राइट? है ना? आपको भी सफल होना है। आज एक बंदे का नाम ले लो, कोई बंदे का नाम ले लो, सबके पास है कि नहीं है? आपके अपलाइन के पास है ना? तो करना ही पड़ेगा। ये पहले ठोक लो दिमाग में, ये करना ही पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बनाना शुरुआत कर दो। किसका? जिसको जिंदा समझते हो उसका लिख लो, जो जिंदा है उनका लिख लो। मैंने ये नहीं कहा कि इस बंदे का ये क्वालिटी होने, जो जिंदा है लिख लो। लिखने के बाद, लिस्ट जब लिख लिया आपने, अब उसके बाद क्या करना है? उनके नाम के आगे आपको ये सिलेक्टिव होना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ लेके आ सकता है, कौन ऐसा बंदा है जो लाइक माइंडेड होगा, राइट? तो यहां पे आप जो है कि जब किसी का नाम लिखते हो तो कुछ बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो आप लिख सकते हो, वो स्टार लगा सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे, उस नाम के व्यक्ति, अब मैं, आप लोग या आपके अपलाइन उसे प्लान दिखाएं या नहीं दिखाएं, अभी दिखाएं, अर्जेंट दिखाएं, या 1 महीने बाद दिखाएं, 1 साल बाद दिखाएं, कैसे पता चलेगा ये बात? आपको सिंपल सा काम करना है, उस बंदे का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद कुछ बातें आप इवेल्युएट करो, देखो जरा आप कि क्या वो बंदा आपके बिजनेस के लिए क्वालिफाई है क्या। जिस दिन आप ये हैबिट डालोगे, उस दिन आपका बिजनेस बहुत ही सॉलिड, सस्टेनेबल और ग्रो कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। पहली बात, जब किसी का नाम आप लिखते हो तो उस नाम के आगे 5 पॉइंट से देखो। एक, उसका नाम और नंबर तो लिखते हो आप,
उसके आगे आपको स्टार देने हैं, 5 स्टार आपको देने हैं। मैं उसको कैटेगरी देता हूं 5 स्टार। जिस व्यक्ति के आगे 5 स्टार मिल जाए या ज्यादा स्टार मिलेंगे, उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना है, अप्रोच करना है, बात करना है, बिंदास होकर बात करना है। जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा कम से कम स्टार मिलेंगे उसको कम अप्रोच करना है या बाद में करना है, जब टाइम रहे, जब फुर्सत में रहोगे ना तब करना है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो एक बंदे का नाम है राहुल पाटिल, राहुल पाटिल को जो है कि आपने लिया। अब राहुल पाटिल का पहला क्राइटेरिया देखना है कि क्या उस बंदे की उम्र, भले आप किसी को भी मत छोड़ो, आज हमारा यूथ एम्पावरमेंट पे हम बात कर रहे हैं, सबको अप्रोच करना है, लेकिन अगर आपको बिजनेस हाईटेक स्पीड पे लेके आना है तो आपको इस कैटेगरी को ज्यादा ध्यान देना है, इसमें ज्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है, छोड़ना किसी को नहीं है। पहली बात, क्या उस बंदे की उम्र 25 साल है? नंबर 1 है तो 1 स्टार। अगर उस बंदे का शादीशुदा है क्या? हाँ है, 2 स्टार। उसकी जो पैसे है, जो इनकम है, इनकम ऑलरेडी जहां काम कर रहा है 30,000 से ज्यादा है क्या? 3 स्टार, राइट। अच्छा, वो बंदा वेल एजुकेटेड है क्या? MBA, PhD, MA, B.Ed ऐसा कुछ किया है क्या? 4 स्टार। सोशली वेल नोन है क्या? कोई कॉर्पोरेटर है क्या? कोई ऐसा कुछ बैकग्राउंड रखता है क्या? राइट। कहीं सोसाइटी का, बहुत बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन है क्या? ऐसा कुछ है क्या? 5 स्टार, यानी सोशली वेल नोन है वो। ये 5 स्टार किसी नाम के आगे अगर मिल जाए तो उस व्यक्ति को इमीडिएट आपको संपर्क करना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि अगर इसमें से स्टार कम कर दो, मान लीजिए अब इस बंदा जो है वेल एजुकेटेड नहीं है, उसकी उम्र 30,000 नहीं है, राइट, और वो सोशली वेल नोन भी नहीं है। अब ये बंदा जो है कौन बचा? राइट। ये जो बंदा है ना, ये बहुत कड़की हालत में रहेगा, और कड़की हालत में रहेगा, उसको बोलोगे 1,000 रुपए का सामान ले ले, 2,000 का ले ले, 5,000 का, उसको कड़के में ही रहेगा। वो 15,000 10,000 कमाने वाला बंदा, कोई वही तो बात है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? राइट। बहुत सारे लोगों के पास एस्पिरेशन बहुत है, लेकिन अगर खर्चा करना तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो इस तरह के लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन जिनके पास एस्पिरेशन है कि प्रेमराज जायसवाल भी जैसा कोई बंदा होगा, शुभम जैसा भी कोई बंदा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं कुछ था, स्टूडेंट थे, लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यहां पर आपको ये चीज समझना होगा कि हमें सही सेलेक्टिव होना है ऐसे लोग को। अब दूसरी बात, इन लोगों से जब आपको अप्रोच करना है तो दूसरा काम करना है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। कॉन्टैक्ट करना है, इनवाइट करना है, बात करना है, इंटरेस्ट चेक करना है। और ये करने का एक स्पेशल तरीका है। पता करिए कौन सा तरीका है जो आपके अपलाइन इस्तेमाल करते हैं। हो सके तो कॉल रिकॉर्ड करिए कि कैसे बात करते हैं, राइट। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए राहुल पाटिल मेरा डाउनलाइन बन गया, और राहुल पाटिल का नाम का बंदा है रमेश पाटिल। अब रमेश पाटिल को मुझे अगर बात करना है तो कैसे बात करना चाहिए? मैं कैसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि एग्जैक्टली वो बंदा नाटक भी ना करे और बिजनेस भी हो जाए? कैसे बात करना चाहिए? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने फोन लगाया मिस्टर रमेश पाटिल का, रमेश पाटिल ने फोन उठाया, मिस्टर रमेश पाटिल, मैं प्रेमराज जायसवाल बात कर रहा हूं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? वो पूछता है आप कौन? मैं कहता हूं मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है। दरअसल हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे और आपके कॉमन फ्रेंड है मिस्टर राहुल पाटिल, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया था। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपना बिजनेस जो है कि इस वक्त मैं नागपुर लोकेशन में जो है कि एक्सपांड कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और इस वक्त मुझे बहुत ही शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश है जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जब ये चर्चा चल ही रही थी तो राहुल पाटिल ने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही शार्प है, बहुत ही एम्बिशियस है और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्या ये सही बात है? ये क्या कहेगा रमेश पाटिल? नहीं, मैं शार्प नहीं हूं, मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसा बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। हम तो ये तो चाहते हैं यस 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 बताइए। तो मैं कहता हूं देखिए मिस्टर रमेश पाटिल, मैं इस बारे में आपसे वादा नहीं कर पाऊंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं है, जब तक कि इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं कर लें, बात ना कर लें। तो अब यहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन लिंक है, आपके अपलाइन का कोई वीडियो है, उसको लिंक को जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो वीडियो को देख पाए, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो अपलाइन तुम दिखा नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ पे है तो उसको आप टाइम सेट कर सकते हो कि मेरे पास जो टाइमिंग होता है, मैं वैसे दिन भर बहुत सारा मेरा शेड्यूलिंग होता है, भले फ्री रहो, घर में बैठे रहो, लेकिन कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये मत बताओ कि मैं फ्री हूं। उसे पूछना है कि मेरे पास 2 टाइम है, एक 2 बजे का टाइम, एक 5 बजे का टाइम, आपके लिए कौन सा ठीक है? वो बोलेगा 2 बजे का। वेरी गुड, तो 2 बजे हम लोग मिलते हैं जूम पर। मैं आपको जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा और आप उसे समझने के बाद मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आप इस बिजनेस में कहां तक जो है कि जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, राइट। तो मिलते हैं 2 बजे और डिटेल में चर्चा करते हैं। इतनी बात करनी है आपको। कभी भी कॉलिंग में जो है कि सर नहीं बोलना है। सर बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आपने उसको ऊंचा दे दिया, उस छाती चौड़ा हो जाता है, उसको लगता है बहुत नवाब है वो।
राइट, मिस्टर करके बात करना, मिस्टर जो भी नाम हो, नाम लेके बात करना है, कोई इतना भी उम्र का रहने दो, कुछ भी रहने दो, सर नहीं, सिंपल नाम से बात करना है। उसमें यह समझ में आता है कि एक सेम कैटेगरी के लेवल से बात हो रही है, सेम पर्सनालिटी के लेवल पे बात हो रही है, या अपर पर्सनालिटी वाला व्यक्ति मुझे कॉल किया, ऐसा लगता है सामने वाले को। कॉन्टैक्टिंग, प्लान दिखाने की बात करते हैं, प्लान, एसटीपी प्लान, अरे इतना सिंपल है। दूसरी बात, प्लान दिखाने की जो प्रक्रिया है, ये प्लान दिखाना, लोग कहते हैं मुझे दिखाना नहीं आता, अरे इतना लंबा पड़ा सीएनटी है, इतना है, मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे? अरे यार एक ही चीज है, लोग प्लान कम देखते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे सफल हैं, जो स्टार हैं, डायमंड है, क्राउन है, जो भी लेवल पे हैं, अब एक ही चीज पूछिए अपने आप से कि क्या आपको पहला प्लान समझ में आया था? क्या आपको नहीं समझ में आया था पहला प्लान? सच बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं समझ में आया था क्या प्लान था। एक ही चीज समझ में आया था, जो व्यक्ति बता रहा है उसका पैशन क्या है, उसका जुनून क्या है, उसका वाइब्रेशंस कैसी आ रही है उसके शरीर से, कैसा फील करता है वो, ये चीज समझ में आया था। और इसीलिए जो है कि बिजनेस करना शुरुआत कर दिए थे। कोई कुछ नहीं देखता, ये देखता है आप इस चीज को लेकर कितने पैशनेट हो, कितना डेडिकेशन है आप में, आपकी जुबान में कितना स्पार्क है, ये चीज लोग वॉच करते हैं। फ्रेंड्स, तो प्लान दिखाना शुरुआत कर देना। अरे जो आता है दिखाना। सबसे अच्छा प्लान किसका? आपके अपलाइन का नहीं। किसका प्लान अच्छा? आपका प्लान अच्छा। आप कल जुड़े हो बिजनेस में, ओके, आज से शुरू कर दो। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरा पाला पड़ा मैं एक नंबर का डरपोक था। मैं एक बार अपने अपलाइन को लेके गया एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास। वो बंदा जो जीएम था, मेरे अपलाइन ने खूब अच्छे से प्लान दिखाया, और जो मेरा अपलाइन था वो बहुत सीनियर था, बहुत बड़ी लेवल का अधिकारी, राइट। अब उसने खूब प्लान दिखाया, दिखाने के बाद वो बंदे ने टाल मटोल करके ना बोल दिया। दूसरे के पास ले गया, वो भी प्लान को अच्छे से देखा, सब कुछ किया, ना बोल दिया। तीसरे के पास लेके गया, वो भी देखा, वो भी ना बोल दिया। मुझे उस दिन हो गई सनक सवार हो गई, सच बोलता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आपका खून जलता है कि नहीं जलता है बार बार अपने अपलाइन को क्यों बुलाने का, राइट। उस दिन मैंने कसम खाया कि सर अब बस, सर अब आज के बाद प्लान मैं दिखाऊंगा। और मैंने खूब प्रैक्टिस की, कांच के सामने बैठ हेलो सचिन जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ पता है सर, तो एक्चुअली कनेक्टेड तो है बट उनका कुछ इश्यू लग रहा है, नेटवर्क इश्यू, शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा थोड़ी देर चिंतन जी वेट, मेरे ख्याल से सर जो है एग्जिट हो चुका है, गेस नेटवर्क इशू है। मैं जरा उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेता हूँ एक बार। आ गया अच्छा सर आइए। आ गए सर को मैंने अनम्यूट कर दिया। सर आपको अनम्यूट कर दिया जी। अभी कितने मिनट हैं मेरे पास चिंतन जी? सर 15 मिनट है। ठीक है, डन। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज समझना है कि मैं जब अपने अपलाइन को लेके गया, मैंने कहा कि आज के बाद प्लान दिखाना बंद। मेरे अपलाइन को कोई व्यक्ति ना बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं उस दिन से डिसीजन लिया, लोगों को जाके मिलना शुरुआत किया, और सारे लायकों को, नलायकों को जो मेरे नजर में थे, सबको प्लान दिखाया। मेरा एक ही था नजरिया, जानते हो क्या? बोलो बिजनेस में आ जाए, ऐसा नजरिया ज्यादा नहीं था। मेरा नजरिया यही था, कम से कम प्लान दिखाना तो आ जाए। प्रैक्टिस, लोगों को वड़ा पाव, समोसा पाव, मसाला डोसा खिला के प्रैक्टिस किया मैंने, कि फिर मैं बिठा के प्रैक्टिस किया मैंने। आप भी प्रैक्टिस करो, नहीं आता प्लान दिखाना तो 4 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो लेकिन। और उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद अगर किसी में अगर दम है तो कोई मेरे अपलाइन को ना बोले, इससे अच्छा अगर जिगरे में किसी में दम है तो मुझे ना बोल के दिखाए। ये एटीट्यूड लेके जब मैं उतरा फील्ड पे, उसके बाद तो मैं वो तीनों को मिला, वो जो तीनों थे उनको तीनों को मिला। वो तीनों लोग जो है मेरे बिजनेस में खट तुरंत ज्वाइन कर दिए, फास्ट। सोचूंगा बताऊंगा नहीं, तुरंत। मैंने कहा भाई एक बात बता, मेरा अपलाइन आया था, इतना बड़ा अधिकारी बुलाया था, तुमने को समझ में नहीं आ रहा था? बोला यार क्या बताओ, तेरा अपलाइन इतना बढ़िया बता रहा था, लेकिन इतना नॉलेज था, लेकिन समझ ही नहीं आता था। लेकिन तू जब समझा रहा था, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है कि सीने में, कलेजे में हाथ पकड़ के हिला रहा है। बोल, ये जो तेरा एटीट्यूड है, तेरा एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, वो मजा आ गया यार। अरे कम से कम नींद नहीं आई, वो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी में जान आ गई, अपने शरीर में जान आ गई। इसीलिए मुझे बिजनेस करना है तेरे साथ। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, आप कितने कंटेंट याद रखते हो, कितने परफेक्शन हो प्लान दिखाने में, ये बात कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप एक्साइटेड कितने हो, आप खुश कितने हो, आपकी एनर्जी कैसी है, इस बात को लोग हमेशा याद रखते हैं। तो कभी भी प्लान दिखाना है एनर्जी के साथ,
एक्साइटमेंट के साथ जो है कि आपको प्लान दिखाना है, लोगों से बात करना है, राइट। और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति प्लान दिखा ले, यहां तक कि गौतम बाली सर भी अगर प्लान दिखा लें, अगर उसके ऊपर शनि देव जी की अगर कृपा है ना, तो कुछ भी कर लो वो नहीं करेगा, राइट। ये साढ़े साथी लगी होती है। साढ़े साथी समझते हैं आप? साढ़े साथी किसे कहते हैं? साढ़े साथी का मतलब यह है कि वो व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाए कि आप भी कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हैं, दुनिया कमा रही है, लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब समझने के बाद भी अगर उसको कुछ समझ में न आए, तब समझ लेना उसको साढ़े साथी लगी है। और अगर ऐसी साढ़े साथी लगी है तो याद रखना, उस बंदे से ज्यादा चिपकना मत। उस बंदे से ज्यादा चिपकोगे ना तो साढ़े साथी उसको नहीं, आपको लगेगी। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं सर मैंने 2 प्लान दिखाया, किसको? वही वो फुलाए आदमी को। मैंने फिर 2 दिन के बाद पूछा प्लान दिखाया? हाँ। किसको? उसी को। अरे 4 बार हो गया उसी को प्लान दिखा रहा है? एक ही को नहीं प्लान दिखाना, प्लान दिखाना लोगों को दिखाना है, मल्टीपल लोगों को दिखाना है। और मल्टीपल लोगों को दिखाएंगे तभी तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है प्लान दिखाना, लोगों को बेहतरीन तरीके से। भिड़ जाओ बिंदास एकदम एक्साइटमेंट के साथ, राइट। कल के दिन जो है कि आपसे कोई मिले तो लगे यार मजा आ गया, बंदे से मुलाकात हुई थी। प्लान दिखाओ आप, राइट। अब इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है, पहला था लिस्ट बनाना, दूसरा था कांटेक्ट करना। कांटेक्ट करने के बाद जो आता है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के बाद जो है कि आपने जब उस व्यक्ति को आप करना है फॉलो अप। जब भी फॉलो अप करते थे, पुराने जमाने में लोग फॉलो अप करते थे 24 घंटे में, 48 घंटे में फॉलो अप करते थे। वो जमाना गया, इमीडिएट इसी वक्त पूछना है। प्लान दिखाया, उसको पूछने का सबसे अच्छा क्या लगा इस पूरे प्लान में, पूरे बिजनेस में क्या अच्छा लगा। ऐसे लोग क्या पूछते हैं मालूम है? लोग गलती करते हैं, ऐसे पूछते हैं अच्छा लगा, अच्छा लगा। वो ना भी बोल सकता, क्या कर लोगे, राइट। तो गलत सवाल। पहला पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा। अब उसे पूछना है जब सबसे अच्छा लगा तो आपके सपनों के लिए पूरा करने के लिए कब शुरुआत करें? आज, अभी, इसी वक्त या 1 साल बाद? 1 साल बाद मतलब चक्कर आने लगा, बोला नहीं अभी करना, अभी करना। तुरंत शुरुआत कराओ उसकी, स्टार्टअप कराओ। अब उसे पूछना है कैसे करें, राइट स्टार्ट की रॉन्ग स्टार्ट। अगर आपको दिल्ली जाना है, भाई साहब एक बात, दिल्ली जाना है तो ट्रेन कौन सी पकड़ोगे, कोलकाता वाली या दिल्ली वाली? बोला दिल्ली वाली। तो दिल्ली जाना है तो आपको सही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस बिजनेस में अगर आपको स्पीड पकड़ना है, आपको सही स्टार्ट करना है। कैसे करना है सही स्टार्ट? तो सही स्टार्ट आप फास्ट 8% के बारे में आप लोगों को बता सकते हो, जागरूकता फैला सकते हो। नहीं 1000 रुपए में ही कर सकते हो। क्यों करो 1000 रुपए में? आप सोचो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप पहले तो ये माइंडसेट हमें निकालना पड़ेगा, 1000 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, जो पुराने जमाने में था। नहीं, अभी बात करना है। फास्ट 8% बात करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट परचेज ऑफर तो शुरुआत करेगा। हमको लगता है हम बोलते नहीं, कई बार तो बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हलक से बात ही नहीं आती। हम सोचते कि अरे हम अगर बोल दिए 10,000 तो सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोचेंगे, तो सोचो कि फिर सामने वाला क्या सोचेगा। जो सोचना है सोचे वो, हमको तो बोलना है फास्ट 8% बोलने का, बस बिंदास करना है, समझे। ये एटीट्यूड बिल्ड करना है। हम कहते हैं हम नहीं बोल पाते, हमें मन में डर है। और कई बार तो हमको पहले से फीलिंग में दिमाग में रखो कि हमको लोग को सही शुरुआत करानी है बिजनेस में। सही शुरुआत अगर वो करेगा तो उसके बिजनेस में ग्रो करने के, आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस है उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के। हम तो जाके दिमाग में एक ही चीज सोचते हैं, आप जैसे प्लान दिखा लिए, सोच लिए, हम उसकी शकल पे पढ़ते हैं, हंसा, करेगा नहीं करेगा, ऐसे एटीट्यूड में देखते हैं। पहले से दिमाग को सुदृढ़ कर लो, मजबूत कर लो। यार मैंने प्लान दिखाया है ना तो 100% ज्वाइनिंग है, मैंने प्लान दिखाया है ना तो 100% फास्ट 8% से करेगा। ये एटीट्यूड बिल्ड करो। नहीं अगर बिल्ड है तो रोज बोलना शुरुआत करो, थैंक यू गॉड, जितने भी लोगों को मैं ज्वाइन कराता हूं, फास्ट 8% से ज्वाइनिंग कराता हूं, 10,000 से कराता हूं, जो एटलीस्ट 10,000 तो बोल सकते हो दिमाग को। इसको सिग्नल दो, इसको फिट करना है। अब इसके बाद जो फॉलोअप करने की बात आती है, जब भी लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो तो बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे। सभी लोगों को जो है, जो लोग हाँ बोलते हैं उनको जो है एक अलग ग्रुप में आपने ऐड कर लिया, जो ना बोलते हैं उनको फॉलोअप लिस्ट में आपने ऐड कर लिया। फॉलोअप करने में जो है कि आप पॉजिटिव मैसेजेस जो है कि आप डाल सकते हो, इरिटेटिव मैसेज जो है कि रेगुलर आप नहीं डालिए, एक मैसेज आप दिन भर में डालिए चलेगा। इस तरह का एक ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हो, उनको फॉलोअप करो। दूसरी बात, सोशल मीडिया का जमाना आ गया दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है कि सोशल मीडिया के अब वक्त चल रहा है तो लोगों को जो है कि तुरंत जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा सकते हो कि भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्ट कर लेंगे।
आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो अगर आप कर पाए तो। इसे करने से क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि आपका अचीवमेंट्स, आपकी एक्टिविटी, आपकी बहुत सारी बातें 1 महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने बाद भी जब आप फेसबुक पे एक्टिव रहोगे तो उसको दिखाई देगा। जब उसको दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाएगा कनेक्ट होने के लिए आपसे। मुझे किसी बंदे ने फोन किया लगभग 3 साल बाद, और मैं उस वक्त जो है कि दिल्ली से फ्लाइट ले रहा था मुंबई के लिए, और उसने पूछा, सर आप कहाँ हो? सर आपको याद होगा आप मुझे प्लान दिखाने आए थे, ऐसा 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 है। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं हाँ हाँ कैसे बोलूं, प्रॉस्पेक्ट सामने से फोन किया है। मैंने हाँ 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 हाँ। अरे सर मैं क्या बताऊं सर, आपको देख के तो मैं पागल हो गया हूं सर, दीवाना हो गया हूं सर। आप लोग सर इतनी 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 फ्लाइट चेंज करते हो सर, इतना घूमते हो सर, आप कैसे सर? मैं कहा अभी मैं दिल्ली में हूं और अभी फ्लाइट पकड़ने वाला हूं। बोला सर आज मैं अगर वो बात आपकी मान लिया होता 3 साल पहले तो शायद मैं आज मैं कहीं से फ्लाइट पकड़ रहा था कहीं और फ्लाई करने के लिए। सर बहुत गलती हो गई सर, मैं अब काम करना चाहता हूं सर, मैं जुड़ना चाहता हूं। जानते फॉलोअप कैसे हुआ? फॉलोअप किसने किया? मैंने नहीं किया, फेसबुक ने किया। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स, तो यहां पे कनेक्ट कर दो आप। इसके बाद जब कोई व्यक्ति जब जुड़ गया है, कनेक्ट हो गया है, बिजनेस में आ गया है, अब उसको देना है माहौल, एनवायरमेंट देना है। कहते हैं ना एक भुट्टा, आपने सुना भुट्टा या हम क्या बोले, मक्का समझते हैं आप लोग? मक्के का दाना है। ये मक्के का दाने का क्या होगा, ये सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि ये मक्के का दाना गिरेगा कहां। सोचिए जरा। इसी तरह से आपका जो डाउनलाइन, जो नया न्यूली जो ज्वाइन किया है ना, वो क्या बनेगा? डायमंड बनेगा या कोयला बनेगा? वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जो उसको ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको क्या फीड देते हो, क्या एनवायरमेंट देते हो, क्या माहौल देते हो। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। वो जो भुट्टा है ना, अगर सोचो कि कहीं पत्थर पे, चट्टान पे अगर गिर जाए, एक कौवा आएगा और खा जाएगा उसे, इसका मतलब है कोई हमने उसको सही जगह पे डाला नहीं। ऐसे ही आपके डाउनलाइन जब जुड़ जाते हैं, अगर हमने उनको सही एसोसिएशन में, सही संगत में नहीं डाला तो कौवा खा जाएगा। कौवा कौन है? उसका रिलेटिव, उसका सगा संबंधी, दोस्त, मित्र, ये सारे कौवे हैं। सच कह रहा हूं, ये सारे कौवे खा जाएंगे अगर उसे ध्यान नहीं दिया तो, नेगेटिव कर जाएंगे एकदम। तो पहला। दूसरा, अगर उसी बीज को आपने डाल दिया गरम, आपने गरम कढ़ाई में डाल दिया, पप से फूट जाएगा, पॉपकॉर्न बन गया, आप खा लोगे एक बार। लेकिन अगर वही मक्के का बीज अगर आपने डाल दिया फर्टाइल जमीन में, तो फिर वो बन जाएगा पौधा। और जब वो पौधा बन जाएगा तो न जाने कितने हजारों, लाखों, करोड़ों भुट्टे जो है कि मक्के जो है कि उसमें से बन सकते हैं, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, जब कोई व्यक्ति वेस्टीज में आ जाता है, अब उसको शुरुआत होती है नर्चर करना। जैसे एक माँ बाप, जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका कर्तव्य वहां से और ज्यादा शुरू होता है, ना कि खत्म होता है। जब आप किसी को रजिस्टर्ड कराते हो तो अब यहां से आपका शुरुआत हुआ। अब उसको जो है कि नर्चर करना, उसको केयर करना है, उसको डेवलप करना है, उसको अपाहिज नहीं बनाना है, उसको बिल्ड करना है, उसको बैसाखी नहीं देनी है, उसको उसके पैरों पर दौड़ाना है। उसके लिए आपको जो है एनवायरमेंट देना। क्या दोगे? इसके बाद जो है कि गौतम बाली सर की बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें से 4 वीडियो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। गौतम बाली जी के 4 वीडियोस वो जरूर रिकमेंड करिए, ताकि उसका माइंड बिल्डअप हो बिजनेस की दिशा में, उसको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, सीएनटी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए प्रेरित करो, वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए प्रेरित करो। इसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वेस्टीज की, सारी ट्रेनिंग को ईच एंड एवरी ट्रेनिंग को जो है प्रोमोट करना शुरुआत करो। दूसरा, उस व्यक्ति को इनिशियली 10-15 दिन के दरमियान उसके सामने सक्सेस स्टोरी शेयर करो। जितनी भी सक्सेस स्टोरी हैं, आज भारत देश में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है वेस्टीज में, लोगों को शेयर करो, उनको एम्पावर करो। अब जब वो व्यक्ति देखेगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। यार दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग जो है ना, किसी न किसी भगवान में, किसी न किसी खुदा में, किसी न किसी चीज में आप बिलीव करते हो। मैं अगर सामने तो मैं पूछता कि आप किसमें बिलीव करते? अगर कोई व्यक्ति शंकर भगवान को बिलीव करता है, देखो मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, लेकिन मैं लॉजिकल चीजें मैं कहना चाहता हूं। अगर मैं किसी से पूछूं शंकर भगवान में बिलीव करते हैं? हाँ मैं करता हूं। मैं पूछे कभी देखा है? नहीं देखा। कभी देखा शंकर भगवान प्रकट हो गए नाग लेके, त्रिशूल लेके? ऐसा कभी देखा? नहीं देखा। हनुमान जी को बिलीव करते? हाँ देखा। नहीं कभी देखा गधा लेके आ गए? नहीं देखा। तो फिर कैसे बिलीव करते हो? क्योंकि बचपन से लेके हमें हर मंदिर पे, हर जगह पर कहीं न कहीं रोक कर हमारी माँ बाप ने घंटी बजाई, नमस्ते किया, गणपति बप्पा मोरया बोला। देखते 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 एक पत्थर में भी भगवान की फीलिंग आ गई, विश्वास आ गया। अगर इसी तरह से एक एक व्यक्ति को अगर सफलता के सारे
सीक्रेट सारी चीजें अगर उनको सिखाते रहोगे, इसी तरह के सफल लोगों की स्टोरी उनको सुनने का मौका मिलेगा। एक दिन, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको बिलीव हो जाएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही तो देते हैं एनवायरमेंट, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट, और आज का सेशन खत्म होगा यहीं पे। अगर कोई व्यक्ति जब जुड़ जाता है तो सबसे बड़ी चीज है, वो व्यक्ति एक चीज के लिए बहुत भूखा होता है, वो है अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट। अगर वो व्यक्ति एक सीडी सुन ले, गौतम वाली की एक पहली सीडी सुन लिया, गौतम वाली सर की सीडी सुन लिया, वाई वेस्टीज एज अ करियर, वाओ ग्रेट, यू आर सो मच कमिटेड लीडर इन माय टीम। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अप्रिशिएट करो उसको, क्यों? उसने एफर्ट लिया है, अप्रिशिएट करो। उसने प्रोडक्ट यूज किया है, अप्रिशिएट करो, राइट। और उसके साथ साथ अगर वो बहुत बड़े ओहदे का बंदा है, बहुत बड़ा चीज है, 30 मार खान है, तो उस वक्त जो है अपने अपलाइन को एडिफाई करो। क्यों? क्योंकि आपको ब्रिज बनना है। जैसे 1-2 प्लेस हैं, इस ब्रिज कनेक्ट करने का जो काम करता है वो बंदा करता है जो स्पॉन्सर होता है, राइट। तो अपने अपलाइन से कनेक्ट कराओ। आपका अपलाइन से जब आप उनकी एडिफिकेशन करते हो, एडिफिकेशन यानी उनका अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस, उनकी बातें, वो कैसे है, ये जब आप रिकमेंड करते हो तो उसको मन में प्रेरणा आती है कि एक बार तो मिलना चाहिए, एक बार तो सुनना चाहिए, राइट। तो आप कनेक्ट कराते हो। अब अपलाइन, कभी भी आप अपने डाउनलाइन के सामने आप अपनी सेखी नहीं बगाड़ सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, नहीं कर सकते आप। इसीलिए आपको थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट करना होता है, जहां पे आपका अपलाइन आपको करता है, अप्रिशिएट करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई लोकेशन है, मान लो कोई पर्टिकुलर कोई लोकेशन है और वहां का कोई बंदा है, मान लो गणेश पाटिल नाम है, और गणेश पाटिल वहां का एमएलए है, बीजेपी में जो है कि उसका इलेक्शन। मैं कोई पॉलिटिक्स कोई लेना देना नहीं है, एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो क्या कहता है, गणेश पाटिल ये कहता है, बीजेपी का लीडर है, अब वो यहाँ पे जो है कि रैली होने वाली, तो क्या कहता है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले, नरेंद्र मोदी जी आने, नरेंद्र मोदी जी आने, चारों तरफ नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। वो अपना नाम नहीं लेता, एक बार भी नाम नहीं लेगा वो। और चारों तरफ पोस्टर किसका लगाएगा, नरेंद्र मोदी जी का लगाएगा, चारों तरफ पोस्टर 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 पोस्टर, चारों तरफ नरेंद्र मोदी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, इस जिले का, इस क्षेत्र का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। मेरे पास इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, मेरे दिल के बड़े करीब है, इससे मुझे बहुत भरोसा है। ये बहुत ही कर्मठ नेता है, ये आपके अपने सपनों को, अपने यहाँ के लोगों को ग्रोथ देगा, संपन्नता लेके आएगा, सफलता दिलाएगा, रोड बना देगा, ये करा देगा। और वो व्यक्ति जानते हो कौन है? और वो है मिस्टर गणेश पाटिल। सोचिए, ये भाई साहब ने पूरा उठा के प्रमोट किया अपलाइन को। अपलाइन कौन? मोदी जी। और मोदी जी ने सब उठा के दे दिया गणेश पाटिल को। इसका मतलब है कि जब आप अपने अपलाइन को प्रमोट करते हो तो आपका अपलाइन आपकी इमेज को उठा देता है, और वो कहता है उस आपके डाउनलाइन से, आपके प्रोस्पेक्ट से, अरे मिस्टर, आप जानते हो जिस व्यक्ति के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, जिस बंदे के साथ बिजनेस शुरुआत कर रहे हो ना, वो व्यक्ति मेरे टीम में जाबाज लीडर में से एक लीडर वो है, बहुत ही सफल है, मैं उसे 100% बिलीव करता हूं। और अगर आपने उसके साथ बिजनेस शुरू किया है ना, तो 100% आपकी सफलता तो निश्चित है। जब ये बोलता है तो उसको भी बड़ा प्राउड होता है, आप पर होता है। लेकिन आप प्राउड नहीं दिला सकते हो अपने बारे में बोल के, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना सकते हो आप। इस जगह पे आता है एडिफिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट आता है प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का? प्रमोशन वेस्टीज के प्रोडक्ट का, प्रमोशन ऑफर का, स्कीम का, 1 करोड़ क्लब का, बहुत सारे प्रमोशन 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 प्रमोशन। कैसे? जैसे सोचो कि अगर किसी ने बंदे ने ना बाहुबली मूवी देखी हो, और बाहुबली मूवी देख के आपको आएगा, अरे यार कुछ तो था, बाहुबली जैसा कुछ तो था, वो कुछ ऐसे पहाड़ पे कूदता था, तू भी है, अच्छा के देख ले। कौन जाएगा कल मुआ देखने के लिए ऐसी मूवी? इस ठंडे ठंडे भाव में बोलोगे तो है, ये तो ऐसी बात हो गई, रोता हुआ है, मरे की खबर लाए, कोई जाएगा? तो प्रमोशन का मतलब क्या? एक्साइटमेंट, अरे गजब का इस बार का क्या ऑफर आया, 700 रुपए में। ये हर बार वही आता है, लेकिन बोलने का अंदाज बदलना होगा, इससे फर्क पड़ता है। सच कह रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखना, प्रयास करके देखना, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया, और मैं शुक्रगुजार हूं वेस्टीज पूरे मैनेजमेंट का, सचिन जी का, चिंतन जी का, कि ये बेहतरीन मौका मुझे दिया आप सभी लोगों के साथ बात करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड काफी धमाकेदार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं,
एंड इट वाज अ सुपर्ब अमेजिंग फैंटाबुलस सर सेशन, बहुत ही एक्सीलेंट सर। मतलब ये चैट बॉक्स अगर आप मतलब हम एक्चुअली हमें ही दिख रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ स्क्रॉल होते जा रहा है। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड जिस तरीके से आपने पॉइंट सर समझा है, खास करके 5 स्टार वाला, दैट वाज रियली वेरी अमेजिंग। और आपने जो शुरुआत से जो अपनी जर्नी बताई, और खास करके आपने वो LIC एजेंट का जो एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो है वो काफी लोगों की मदद करते हो, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। यानी कि सामने वाले को सुनकर वो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल्स आपने दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जो आपने एग्जाम्पल दिया था पाटिल जी का, राइट, जो प्रमोट कर रहे थे किसी नेता को, राइट, फिर वो नेता ने उनको मतलब प्रमोट किया वहां पर। तो काफी अच्छे वर्ड्स, एंड कहीं पे भी एक पॉज नहीं था। इट वाज रियली फैंटास्टिक सर। इनफैक्ट मैंने खुद ने बहुत दिल से आपके सेशन को एंजॉय किया है। मैंने बलवानी सर से आपका नाम काफी बार सुना था। इनफैक्ट राजीव बलवानी जी VLC में काफी बार आपके बारे में बात करते हैं, आपकी कहानियां लोगों को सुनाते हैं, बट आज ये मैंने फर्स्ट टाइम सर आपको सुना है, एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने खुद ने ये बहुत एंजॉय किया। रियली सर, वंडरफुल, ऑसम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा चिंतन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अभी भी प्रेम सर की आवाज में घूम रहा हूँ। क्या आपसे लर्न स्टोरी था, मतलब कि अब मैं मतलब पता है मुझे ऐसा लग रहा था कर्णावती एक्सप्रेस चालू हुई है और हर एक पैसेंजर को सेटिस्फाइड कर रही है। और आज तुम देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सर के लिए। माइंड ब्रेन सर, सबको नेक्स्ट टाइम बुलाओ, सबको नेक्स्ट टाइम बुलाओ। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सर के लिए आ रहे हैं। रियली सर, इट्स अ वंडरफुल ट्रेनिंग, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी सर। सर जी, बस एक सवाल है आपसे। हाँ जी। फर्स्ट चेक और अभी तक का हाईएस्ट चेक सर कितना आ रहा है? हाँ, 5 लाख प्लस। अच्छा, और सर नहीं, आपका फर्स्ट चेक किया था, पहला चेक कितना था? फर्स्ट चेक आया था, फर्स्ट चेक था 19,985। ओके, और हाईएस्ट चेक कितना है सर? 5,15,000। वाह, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। मतलब के इतना बढ़िया आपने लिया हुआ है, वंडरफुल सर। और सर, आने वाले 5 साल के अंदर आप अपने आप को वेस्टेज में कहाँ देखना चाहते हो? मैं तो अपने आप को बहुत मैं ये देख रहा हूँ कि अपने टीम में जो है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है कि कार अचीवर्स हों, और जो इनकम आज मेरी है ऐसी इनकम कमाने वाले 10 से ज्यादा लोग हों मेरी टीम में इस साल में। और ये मैं विजन देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इससे बदले। ये मैं 10 साल में तो बहुत मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में तो 1 करोड़ से नीचे तो सोच ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग, करोड़ कमाने वाले लोग जो है कि अपने टीम में हों, और बहुत सारे सपने लोगों के पूरे हो जाएं हमारे साथ साथ। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं। और सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट पॉसिबल है, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद वापस से सर आपका एक बार टाइम दीजिएगा, ताकि जो लोग आज कनेक्ट नहीं हो सके वो लोग भी आपको सुन सके और आपसे अच्छा मोटिवेशन गेन कर सके। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज। थैंक यू चिंतन जी, एंड थैंक यू सर वंस अगेन। काफी धमाकेदार सेशन था, एंड इट वाज लोगों के अभी भी चैट पे जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं। सॉरी